वो एक तरीके का जुआ होता है। हाँ, तुमको मैं साइड बिजनेस देता हूं। का एरिया है जितना ट्रेवल लाइट वेव ट्रेवल, क्या बोलेंगे, इम्तहान ही इम्तहान मिले हर एक इम्तहान के बाद, कि इम्तहान ही मिले हर एक इम्तहान के बाद, किसी का घर ना उजड़ा मेरे मकान के बाद। और वो कहते हैं कि गुमनामियों से लड़कर नाम कमाओ, और वो कहते हैं गुमनामियों से लड़कर अपना नाम कमाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा बस एक पहचान के बाद। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह नायक। आज हम लोग लेके जाने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से पोस्टमार्टम कर देंगे और अच्छे से हर एक पॉइंट की डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और इस वीडियो के बाद आपका एक माइनर से भी माइनर पॉइंट नहीं बचेगा। मैं ये मान के चल रहा है कि आपको इसमें भी कुछ नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गीता का एक श्लोक। गीता का श्लोक कर्मयोग का श्लोक नंबर 25 बोलता है कि सक्ता कर्मंड विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विंदसास शक्ति किर्योसु लोक संग्रहम। गीता का श्लोक नंबर ये 25 है कर्मयोग का। इसमें कहा गया है कि एक लोग होते हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, मतलब जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं। और एक होते हैं जो कृष्ण भावना हीन व्यक्ति होते हैं, भावित हीन व्यक्ति होते हैं, वो कृष्ण भगवान को नहीं मानते। उनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो नहीं मानने वाले हैं वो सारा काम करते हैं और उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, और वो किसी और के लिए नहीं जीते। उनका सिर्फ एक जानवर की तरह उनका जीवन होता है, अपने लिए कमाते हैं, अपना खाते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं जो भगवान जी की भक्ति करते हैं, उनका जीवन ऐसा नहीं होता है, और उनको वो दूसरों की सेवाएं करते हैं, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाते हैं। और शायद तुमने खान सर का भी एक वीडियो देखा होगा, उसमें भी वो यही बोलते हैं कि वो इंसान जो सिर्फ अपने काम आ रहा है वो एक जानवर से अच्छा नहीं है, वो भी एक जानवर ही है, क्योंकि वो जानवर भी अपने ही लिए कमाता, अपने लिए खाता है, अपने लिए रहता है। और यही होता है कि जो कृष्ण भावन और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो अपने लिए नहीं जीता। तो आपसे भी निवेदन है कि अगर आप लोग से जितना हो सके दूसरे लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, कभी किसी का भला नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि लाइट है क्या। थोड़ा सा लाइट के बारे में जाना चाहिए। कोई डिफिनीशन पूछ ले लाइट की ही, तो लाइट क्या होती है। यहां पे मैं आपको मान रहा कि अभी आपको कुछ नहीं आ रहा, बस हम लोग मैं बेसिक से लेके चल रहा, एकदम जीरो से लेके चलेंगे और पूरा का पूरा अच्छे से करेंगे कि 12th तक का चीजें क्लियर होने लगेगी। ठीक है, तो लाइट में सबसे पहले आता है कि लाइट है क्या। तो देखो, लाइट हो या साउंड हो, ये सारी की सारी क्या है, एक एनर्जी है। और ये एनर्जी जैसे साउंड है, तो साउंड हमको क्या करती है, साउंड हेल्प करती है किसी चीज को सुनने में। लाइट क्या करती है, किसी चीज को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो लाइट की जब भी डिफिनेशन बोलनी होगी तो क्या बोलोगी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। ठीक है, तो लाइट एक ऐसी चीज है जो किसी चीज को देखने में, लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है, लाइट इज a form of energy which help us to see of any object or anything. Light is a form of energy which give us to the power of vision. या हमको लाइट क्या है, किसी चीज को देखने के लिए एक ताकत देती है। और या तो लाइट क्या है, जो हमको किसी का विजन, अपना पावर ऑफ विजन देती है, हमको देखने के लिए एक पावर देती है। पावर हिजा से शुरू होला, हिजा खत्म होला। ठीक है, अब इसमें हम लोग इन्हीं बारे में, लाइट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इज स्ट्रेट लाइन, प्रोपोगेशन लाइट, लाइट वेव जिसे बोलते हैं, ट्रेवल, लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सर चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले देखो, ये एक नॉर्मल सी लाइट है। अब अगर लाइट की प्रॉपर्टी देखोगे, ये यहां पे टॉर्च हो गई, अगर आप देखोगे तो ऐसे टॉर्च हो गई और ये इसकी रेज जा रही हैं। तो लाइट किस में ट्रेवल करती है, रे में। रे ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक। अब रे ऑफ लाइट क्या होती है, देखो, इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। मतलब क्या है, ये क्या होती है, ये एक लाइन होती है। इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ लाइट, जिधर लाइट मूव कर रही। सपोज दैट हमारी ये एक टॉर्च है, जैसे 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 तुम ऐसे करके देखो, ये एक सेकेंड, ये एक हमारी लाइट हो गई। ठीक है, ये हमारी ये लाइट हो गई। अब ये
या ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गई, ये रे हो गई, क्योंकि हमारी लाइट की डायरेक्शन किधर है, तो जिधर हमारी लाइट की डायरेक्शन है, जिधर हमारा मूवमेंट हो रहा है लाइट का, दैट इज रे ऑफ लाइट, वही होती है हमारी रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ जाता है बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब होता है इट इज बंच ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या होता है, बंच। बंच बोले तो एक तरीके से तुम अगर बीम ऑफ लाइट देखोगे तो कहोगे कितनी पावर से है और कितना वो चीजें क्लियर कर, मतलब कितना एरिया कवर कर रही है, उसका बीम कैसा है, ठीक है। जैसे तुम एक नॉर्मल सा लेजर लाइट देखोगे तो उसका बीम कम है क्योंकि वो इतना पॉइंट जा रहा है, बट अगर तुमने एक टॉर्च लिया तो उसका एरिया इतना कवर कर रहा है, इतनी चीजें देख पा रहा है और बड़ा। तो इसीलिए अगर आपने नॉर्मल से अपनी लाइफ में भी देखो तो हाई बीम लो बीम होता है ना, वही सारा चीज होता है। जैसे देखो अभी जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया तो इसमें बीम क्या होगा, ये जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये क्या है, इसका ये है बीम भैया, क्या है ये बीम है। जितना एरिया बंच ऑफ लाइट, जितना उसका आगे का एरिया है, जितना उसका लाइट का सरफेस है आगे नेक्स्ट मतलब सामने का, दैट इज नोन एज अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये यहां पे देख सकते हो, ये इसका बीम है। ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैरेलल बीम। अब पैरेलल बीम क्या होता है, ये होती है हमारी पैरेलल बीम, ये ठीक है। ऑल द रेस आर पैरेलल बीम, ये सारी की सारी जो रेस यहां पे मैंने बताई, ये सारी की सारी जो रे बनाई है ये कैसी है, ये पैरेलल बीम है। और ये कैसी बीम है, वर्टिकल बीम है, ठीक है। अब यहां पे आ जाता है, तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमारी रे ऑफ लाइट क्या होती है, तो सिंपल सा ये मूवमेंट होता है जिधर लाइट हमारी ट्रेवल कर रही होती है। और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जितना हमारा लाइट का सरफेस है, ये की पूरी कितना एरिया कवर कर रही है आगे का हमारा सरफेस ऑफ द लाइट, दैट इज द बंच ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज अ बीम। अब उसके बाद आ जाता है हमारा पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या होती है, जो हमारी रेज होती हैं। नेक्स्ट अब चैप्टर का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोले तो सपोज दैट एक मीडियम है, जैसे आपने ग्लास लिया, ग्लास में लाइट पड़ी और फिर वो बाउंस बैक होना। रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब है बाउंस बैक ऑफ लाइट। ऐसे बोल सकते हैं कि द बाउंस बैक ऑफ लाइट थ्रू एनी मीडियम, दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे नहीं, आप समझो सिंपल सा, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा। जैसे आपने क्या लिया, आपने कोई एक ऐसा शीशा लिया, मिरर लिया। अब इस मिरर का ये वाला पार्ट कैसा है, पॉलिश है। ये वाला पार्ट कैसा है, इसे पॉलिश, ऐसे 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 ये पॉलिश है। अब इसमें तुमने यहां से कोई एक लाइट पास कराया, क्या किया, ये लाइट पास कराया, और जब इसमें से ये वापस गई, दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। तो जो हम लोग लाइट को शीशे में डाल रहे हैं या फिर जो लाइट आ रही है शीशे में, इसको हम लोग कौन सा लाइट बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो हमारी लाइट पड़ रही है, ये मिरर है, ये इसका पॉलिश वाला पार्ट है, तो इधर नहीं निकल पाएगी। अब इधर नहीं निकल पाएगी तो उसी मीडियम में वापस जाएगी। तो जो पड़ रही है दैट इज नोन एज अ इंसिडेंट रे, और जो वापस जा रही है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसी में बहुत सारी चीजें होते हैं। अभी इसमें हमारे एंगल होगा, एक होगा इंसिडेंस एंगल, एक होगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, ऐसे करके एक आई होगा, एक आर होगा, ठीक है। अब पहले आप इसका डिफिनीशन जानो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम लाइट क्या होती है, अगर किसी भी पॉलिश मिरर में, पॉलिश मतलब नॉर्मल सा, मेरे को कभी कभी ये डाउट आता था जब पढ़ता था कि ये क्या होता था, मतलब कभी कभी बेसिक चीजें नहीं हो पाती ना। तो देखो एक मिरर है, जो हमारे घर पे मिरर होता है ना, ये पॉलिश मिरर होता है, इसीलिए हम लोग इसमें अपनी चीजों को, अपना शकल देख पाते हैं, अपना थोबड़ा देख पाते हो और जुल्फे संवार पाते हैं। तो इसी में अगर इसमें हमने कोई एक लाइट अलाउ कराई, पास कराई, तो उसमें पढ़ने के बाद वो फिर से वापस उसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, क्योंकि उसका दूसरा पार्ट कैसा है, पॉलिश है। ये क्या है, ये पॉलिश दिख रहा है, तो यहां से हमने पास कराई और यहां से फिर वापस गई, क्योंकि इसके उधर तो निकल नहीं पाएगी क्योंकि वो एरिया कैसा है, पॉलिश है। तो जब नहीं हो पाएगी उधर, तो वो फिर से बैक होगी, बाउंस बैक होगी, और वही होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमारे लॉ क्या, इतना समझ आया होगा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम लाइट हमारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर बहुत कम की लाइट है तो नहीं रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इतना याद रखना।
मतलब जैसे अब तुम एक नॉर्मल से एग्जांपल दो, अगर थोड़ी सी ज्यादा पावर की लाइट है, थोड़ी सी ज्यादा उसकी बीम है, थोड़ी सी ज्यादा उसकी कैपेसिटी है, तो वो बाउंस बैक होगी या रिफ्लेक्ट करेगी। बट अगर नॉर्मल से है तो नहीं रिफ्लेक्ट हो पाएगी। जैसे नॉर्मल से अगर आप एक टॉर्च से शीशे में मारोगे तो रिफ्लेक्ट होगी, बट एक रॉड लगा रहेगा तो रॉड से, क्योंकि रॉड की लाइट पूरी फैल जा रही है और उतना हाईली उसका बीम नहीं पड़ रहा है, तो नहीं रिफ्लेक्ट होगी। बस इतना जानो, ठीक है। अब लॉस हमारे लॉ इतना अब समझ लो। अब इसमें देखो दो चीजें जान लो कि ये होता है हमारा इंसिडेंस रे, जो हम लोग लाइट पास करा रहे हैं, एक शीशे में पड़ रही है, टॉर्च से आके, यहां पे सपोज दैट आपने एक टॉर्च रखा है, ठीक है, यहां पे आपने एक टॉर्च रखा ये, और यहां से जो लाइट आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इंसिडेंट रे। टॉर्च से शीशे पे लाइट पड़ रही है, दैट इज नोन एज अ इंसिडेंट रे। और जो ये वापस होके शीशे में लड़ने के बाद वापस लौट रही है, वो क्या होती है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है, दो चीजें हो गई। अब इसमें एक होता है हमारा इंसिडेंस एंगल, दूसरा होता है हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस एंगल को पता करने के लिए हम लोग इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे इस मिरर के। तो ये मिरर हो गया, इस पे हमने एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी, 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर ली, इसको ऐसी ऐसे करके, ये देखो, ये सपोज, एक मिनट, हाँ, ये हम लोग एक 90 डिग्री पे यहां पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो हमारा एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, और इंसिडेंट रे ये हमारी हो गई इंसिडेंस रे। एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं, सपोज दैट देखो हमारा एक ये मिरर हो गया, और इसका सरफेस कैसा है, पॉलिश है, ये पॉलिश हो रही। पॉलिश मतलब है कि हम इधर से उधर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब इसमें हमने क्या किया, इधर से एक रे को पास करा दिया, ये रे पास हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलेंगे जो उसमें पड़ रही है, समझ में आया, ये हो गई हमारी इंसिडेंस रे। अब ये जब इसमें लड़ी तो ये बाउंस बैक होगी, और ये बाउंस बैक होने के बाद बाउंस बैक होगी। एक मिनट, अच्छा सा डायग्राम बनाना, ये बाउंस बैक हुई, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बाबू भैया रिफ्लेक्टेड रे। ये पड़ी जो यहां टॉर्च से आ रही थी हमारी लाइट, जो हमारी लाइट टॉर्च से आ रही थी, इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंस रे। और जो बाउंस बैक होके जा रही है, ऐसे डायरेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे और ऐसे, ऐसे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें हम लोग एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन पता करने के लिए, टू फाइंड द इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये 90 डिग्री पे हमने एक इसमें लाइन ड्रॉ कर दी है परपेंडिकुलर करके। अब जो एंगल इमेजिनरी लाइन और इंसिडेंस लाइन के बीच में ये एंगल है, इसे हम बोलते हैं आई, और इसे बोलते हैं आर। ये एंगल कौन सा, आई कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर है हमारा, आर, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये आई हो गया, ये आर हो गया। ये यहां पे तीन चीजें सब क्लियर करो, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, डिफाइन द इंसिडेंट रे, डिफाइन द रिफ्लेक्टेड रे, डिफाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीजें क्लियर होंगी तभी आपका 11th भी अच्छा होगा, 10th भी अच्छा होगा, 12th भी अच्छा होगा, और 10th के में बोर्ड मार्क्स में आपका कॉन्फिडेंस के साथ नंबर अच्छा आ पाएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि इसमें इंसिडेंस एंगल कौन सा है और इसमें रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है। और एक चीज याद रखो कि इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को किस में से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को किस में से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किस में से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किस में से करते हैं रिप्रेजेंट, आर से। इतना याद रखना।
अब इसके हम लॉ पढ़ते हैं कि व्हाट इज द लॉ, लॉ क्या बोलते हैं, जो इसके लॉ है ना भैया, इसके लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ हैं, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ बोलते हैं कि बबुआ ई वाला जो आई है, ई वाले आर के हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। इट मींस ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब तुम ऐसे समझो, अगर तुम 40 डिग्री पे एक मिरर लिया और 40 डिग्री पे इधर से हमने लाइट पास कराई इसमें, ठीक है। सपोज दैट तुम ऐसे समझो कि कोई भी, जैसे आपने ये है, अब इसमें अगर हमने 40 डिग्री से यहां से लाइट ऐसे पास कराई तो इतने ही डिग्री पे ये इसका रिफ्लेक्शन भी होगा, जितने डिग्री से इसमें हम लाइट पास कराएंगे उतने ही डिग्री से हमारा उसमें से रिफ्लेक्शन होगा। तो पहला लॉ क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस आई इज इक्वल टू आर। अगर ये यहां पे 40 डिग्री पे इसमें पड़ेगी ये, तो इधर 40 डिग्री पे ही निकलेगी इस मीडियम के, ये मीडियम हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हम 90 डिग्री पे, और अगर ये इससे 40 डिग्री पे बनाते हुए हम इसमें मतलब एक लाइट पास कराएंगे तो इसमें से 40 डिग्री पे ही वो रिफ्लेक्ट करते हुए निकलेगी। पहला तो यही हो जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो हमारा लाइट का इंसिडेंस पॉइंट है, मतलब जहां पे लाइट हमारी पड़ रही है, और जो रिफ्लेक्शन का पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्शन के लिए लाइट निकलेगी, वो दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होंगे। सीधी सी बात है भाई, एक ही जगह पे होंगे। अरे अगर मम्मी एक है तो पापा भी तो एक ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अरे देखो ना, यहां पे पड़ रही थी तो इस पॉइंट को हम इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंस पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट। और इस पॉइंट को जब निकलना शुरू हो रही इधर के लिए तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये हमेशा एक ही जगह पे होंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ऑलवेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज सेम, एक ही जगह पे होगा। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्शन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज लाई ऑन द सेम प्लेन, और दोनों के दोनों एक का प्लेन पे डिपेंड करेंगे। चलो ये हो गए आपके कुछ 2 पॉइंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, इमेज कहां पे बनेगी, दूर बनेगी, पास बनेगी। जैसे तुम आज देखे होगे, एक कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या 90% चांस रहते हैं कि जो हमारी कार होती है, कार में हमको जैसे ड्राइवर जो बैठता है उसको पीछे वाली कार को देखने के लिए कि उसके पीछे कौन सा है, आर पार कौन है, आसपास कौन है, उसके मिरर में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो यही से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आगे चल के आएगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो यही सारा चीज क्लियर होता है। और क्योंकि अगर हम इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन बहुत दूर है कोई चीज, उसको पास ला के दिखाएगा, तभी तो कार वाला बैठा इंसान देख पाएगा ना, उसी में यूज होता है इमेज फॉर्मेशन। क्योंकि कई, मैं इसलिए बताया, कई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं इसका तो कभी हमारी डेली लाइफ में यूज ही नहीं है। अरे भाई अगर ये ना रहे तो लाइफ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाए। तो अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर या फिर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा होता है, सिंपल सा, हम लोग अभी प्लेन मिरर ले रहे हैं, प्लेन बोले तो एकदम प्लेन, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। और इसमें कैसे होगा, प्लेन रिफ्लेक्शन सरफेस पे। तो सीधी सी बात है, वर्चुअल कैसा होगा, इमेजिनरी एंड इरेक्ट होगा। जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के थ्रू वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अब the image that do not form on screen, real image can be recorded on the screen। इसमें क्या होगा, इसमें जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी, वो कहां पे रिकॉर्डेड होगी, वो एक स्क्रीन पे रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। जैसे इसमें देखो, ये एक नॉर्मल सा प्लेन मिरर रख दिया गया है, अब यहां पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारी इंसिडेंस रे गई, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, स्क्रीन के इस साइड पे हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब अगर और इसमें देखना है तो यहां से सीधा सा देखो, यहां से रिफ्लेक्शन रेज आ रही है और ये इंसिडेंस रेज आ गई, और जहां पे मिलता है वहीं पे बनता है। अब उसके बाद हमारा एक यहां पे इधर से होते हुए इधर आया, और साथ में हम एक इसका इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, और इसका इमेजिनरी पॉइंट ऐसे ऐसे ड्रॉ करते चले जाएंगे, और जहां पे टच होगा ऐसे देखो, प्लेन मिरर लिया ये, अब इसमें हमने एक, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमने यहां पे लाइट पास कराई। अब ये जब हम लोग इसमें इंसिडेंस, इसके लिए इंसिडेंस रे के लिए रिफ्लेक्शन भी इसी में होगा, ठीक है। इंसिडेंस भी है और साथ में इधर जा भी रही है और इधर आ भी रही है।
तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी में होगा। और साथ में जब यहां से लाइट यहां पड़ी तो ये भी इंसिडेंस है, इंसिडेंस है। और जब इसका इंसिडेंस ये है तो इधर आई है और यहां से पास वापस होगी। और साथ में अभी इसका इमेज हमें बनाने के लिए जहां पे ये मिलती है उसी का इमेज बनता है, ऐसे ऐसे करके ये इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया और यहां पे बन गई और ये हमारी बन गई इमेज। तो सिंपल सा है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेन मिरर में इमेज कहां बनेगी तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और बनेगी कहां पे, हमारा बनेगी स्क्रीन पे। नेक्स्ट आ जाता है लेटरली इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ द इमेज। सिंपल सा बात है, जैसे तुम अगर ऐसे लिखो, राइट लिखा ऐसे होगा तो उसमें दिखेगा ऐसे उल्टा, ठीक है। जैसे ऐसे उंगलियां रहेंगी तो उसमें ऐसी दिखेंगी, ऐसे बोल सकते हो कि लिटरली इन्वर्टेड रहेंगी। और साथ में द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट, और हमेशा इसी के बराबर की इमेज होगी, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, जितना छोटी ना बड़ी। नेक्स्ट आ जाता है द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्शन इन फ्रंट ऑफ लाइट। जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होगी? सीधी सी बात है, जो मिरर है उसी के जस्ट पीछे इमेज एकदम तगड़ी सी बनेगी जहां से लाइट पड़ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा रिफ्लेक्शन। अब जैसे एक हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ लिया, अब हम लोग कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे और कॉनकेव में पढ़ेंगे। बस इस चैप्टर का मेन मोटो यही है। प्लेन मिरर का कुछ खास नहीं आता, क्योंकि प्लेन मिरर का हमारे लाइफ में कुछ यूज भी नहीं होता। हम लोग अपने शीशे में भी यूज करते हैं, जैसे किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं मिरर को। भैया मिरर को उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे किसी इंसान को रहता है दूर का नहीं दिखता, तो दूर के नहीं दिखता क्योंकि हमारा जो कार्निया होता है वो खराब हो चुका रहता है, वो इमेज का फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं बना पाता। अभी हम ह्यूमन माइंड में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग चीजों को देखते हैं, और उसी के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने मिरर का यूज करते हैं, हम लोग अपने ग्लासेस में लेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसमें कॉन्वेक्स लगेगा या कॉनकेव लगेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब उससे रिलेटेड हम पहले थोड़ा सा देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब कैसा मिरर है? अभी तक हमारा प्लेन मिरर आ गया था, अब हमारा कैसा है? स्फेरिकल है, मतलब बोले तो ऐसे, बोले तो ऐसे, ठीक है। अब एक में ऊपर का पार्ट पॉलिश्ड है और एक में नीचे का, तो जिसमें ऊपर का पार्ट पॉलिश्ड है ऐसे, इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। जिसके अंदर का है उसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो ठीक है, अब यहां पे देखो, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? जिस सिंपल सी बात है, जिसका शेप है हमारा स्फीयर के टाइप का, एंड उसका अपवर्ड ऊपर का पार्ट पॉलिश है, या जैसे एक हमारा मिरर ऐसा हो गया तो इसका ये पार्ट पॉलिश हो गया, और साथ में एक ऐसा हो गया तो ये पार्ट पॉलिश हो गया, ये ठीक है। तो ये हो गए हमारे कैसे मिरर हो गए? ये हमारे हो गए स्फेरिकल मिरर। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? प्लेन मिरर पढ़ा है, ये ठीक है। तो सिंपल सा, अगर जैसे हमारा अपर साइड का पॉलिश है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे, और लोअर साइड का पॉलिश है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है? पहला होता है हमारा कॉन्वेक्स होता है, और एक होता है कॉनकेव होता है। अब नॉर्मल वाले को हम लोग नहीं लेते, क्योंकि नॉर्मल वाला तो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज होता है, बट जो मेजर होते हैं कितने टाइप के होते हैं? कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। अब देखो, इफ इट्स कर्व्ड इनवर्ड, अगर इसका जो कर्व है इनवर्ड है, जैसे एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर। अगर जो हमारा कर्व है उसका इनवर्ड है, मतलब कि वो अंदर की तरफ है और बाहर का पार्ट पॉलिश है, तो वो कैसा होगा? कॉनकेव होगा। और अगर हमारा आउटवर्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आउटवर्ड है तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक बार और समझना है तो समझ सकते हो। अगर हमारा इनवर्ड है तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स बोलेंगे, अगर हमारा आउटवर्ड है तो हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक बेसिक रिलेटेड टर्म। अब जैसे हमारा स्फीयर होता है, हम उसमें से इमेज का फॉर्मेशन पता करते हैं, तो हमको कुछ टर्म पता होने चाहिए। जैसे अपर्चर क्या होता है, जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है मिरर के उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड जहां पे मिरर रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंड साथ में फोकल लेंथ क्या होती है, इमेज कहां फॉर्मेशन होता है। ये हमारे कुछ बेसिक टर्म है जो हमारे क्लियर होने चाहिए। और एक बच्चे ने पिछले लेक्चर में कमेंट किया था, आई थिंक हुआ क्या कि कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हुआ, मैं मानता हूं, क्योंकि भैया अभी मैं कोई बहुत बड़ा लॉन्ग, मतलब बहुत
उसमें का टीचर नहीं हूं कि मैं एकदम मेरे को वीडियो बनाना प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और ना ही मेरे पास पूरी की पूरी टीम है। मुझे सब कुछ अपने से करना रहता है, पीपीटी अपने से देखना है, कैमरा अपने से सेट करना है, बोर्ड अपने से चालू करना है, पीपीटी अपने से लगानी है। तो भैया थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में उलझन होती है। मेरे पास कोई 5,000 करोड़ की फंडिंग नहीं है कि मेरे पास पूरी टीम है और मैं यहां पे आके ज्ञान देना शुरू कर दूं। और अगर मैं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा मैं करूंगा तो मैं दूसरे से पैसा लूंगा। 10 करोड़ मान लो फंडिंग ले ली मैंने, अब 10 करोड़ फंडिंग लेने के बाद जब मैं अपनी क्लास शुरू करूंगा, तब उसके बाद जो दिन से 10 करोड़ लिया है ना, वो मेरे से बोलेंगे भाई बैच बेचना शुरू कर तू। और जब बैच बेचने को मेरे से बोलेंगे, तब फिर अपने अकॉर्डिंग अपने कर ही नहीं पाऊंगा चीजों को, और मुझे बैच का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे करने से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और मुझे अपने अकॉर्डिंग करना है, किसी के अंडर नहीं करना। तो इसलिए मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप कर रहा हूं, और इस वजह से मेरे पास कोई सी टीम नहीं है, तो थोड़ा सा लैक होता है स्टार्टिंग में भी कुछ दिन, तो उसको थोड़ा सा सहो, क्योंकि अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, और परफेक्ट कोई नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास तो भैया कोई टीम ही नहीं है, 24 साल का लड़का खड़ा हूं, बस पढ़ा रहा हूं कि एक जज्बा है, कुछ अच्छा करना है, कुछ चीजें सोच रखी हैं जो किसी ने नहीं किया है। तो ये मत बोला करो। एक लड़के ने कमेंट किया, उसमें हुआ क्या था कि ग्लाइडर को मैंने ब्लैडर बोल दिया था। यार होता है भाई, अकेले रहता हूं, पढ़ाई भी करता हूं, बच्चे भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब मैं ये नहीं सिंपैथी नहीं मांग रहा, बट ये समझो कि एक इंसान है 1 घंटे पहले पीपीटी बना रहा है पहले पूरा दिन, फिर उसके बाद पढ़ के फिर अपनी पढ़ाई छोड़ करके आके पढ़ा रहा है, तो थोड़ा बहुत चलेगा यार स्टार्टिंग। क्योंकि मेरे पास अभी कोई परफेक्ट टीम नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैनेज करना सीखो, नहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इतना परफेक्ट के पीछे मत भागो। तो भैया अब आ जाते हैं हम लोग, कुछ बेसिक टर्म है हमारे, कुछ बेसिक टर्म जो कि हमको पता होने चाहिए अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। फ्यू बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा, 1 मिनट में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज दैट हमारा एक ये मिरर है, अब ये मिरर है, इस मिरर में सपोज दैट ये कैसा है, कॉनकेव। कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव मतलब होता है गुफा वाला, जहां से गुफा से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये पार्ट इसका पॉलिश्ड है और यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जहां से रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपर्चर। सबसे पहले ऐसे देखो, ये एक क्या है, मिरर है, ये जहां पे जिस पे रखा है, ठीक है, जिस पे रखा है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दैट इस पे रखा है तो प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। लेकिन छोड़ो, 1 मिनट, आपको ये नहीं समझ आएगा। आप ऐसे देखो, एक हमारा स्फेयर होता है, कुछ ऐसा होता है, वाह क्या गोला खींचा है मैंने, ऐसा होता है हमारा स्फेयर। अब स्फेयर का एक सेंटर होता है, ठीक है, ये सेंटर होता है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, उसके सरफेस तक की डिस्टेंस या सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को आप सर्कल में क्या बोलते हो बिडू, रेडियस बोलते हो। भैया बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो ये अगर हमने इस सर्कल को ऐसे 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 काट दिया, ठीक है, अब इस पार्ट को काट करके हमने क्या कर दिया, ये सपोज दैट हमने ये सर्कल का पार्ट काटा था, तो भैया इसका भी कोई एक सेंटर वाला पॉइंट होगा ना। अरे जैसे इसमें का एक सेंटर वाला पॉइंट था, इसमें का एक सेंटर वाला पॉइंट था, तो इस वाले जो सर्कल का हमने ये पार्ट काट के लिए, तो इसका भी कोई एक सेंटर का पॉइंट होगा ना, एक सेंटर का पॉइंट होगा। तो इसी इमेजिनरी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक चीज क्लियर हुई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है कि वो स्फीयर के लिए वो मिड पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इमेजिनरी पॉइंट है, हम अपने से मान रहे हैं कि उसका एक मिड पॉइंट है, ठीक है, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब और देखो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, सपोज दैट ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसका सपोज दैट हमने ये वाला पार्ट, सपोज ऐसे करो, 1 मिनट, अगर हमने इसको हमने कोई एक मिरर लिया और वो कैसा ले लिया, हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया। कैसा मिरर, अब हमने क्या किया, तुमने ऐसा हमने लिया और हमने ये पार्ट इसका पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा, उस जहां से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, जो अनपॉलिश्ड पार्ट है, एक पार्ट कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, तो ये वाला पार्ट अगर पॉलिश्ड है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, हाय दादा क्या हो गया, ऐसे देखो, ये वाला हमारा पार्ट कैसा है, पॉलिश है, ये पॉलिश्ड पार्ट है, तो पॉलिश्ड पार्ट से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं।
जो नॉन पॉलिश्ड पार्ट है, जिधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस पूरे के पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पूरे के पूरे पार्ट को भैया बाबू बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बिड़ू? अपर्चर। और इसी अपर्चरवा का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? ये क्या हो गया? अपर्चर। अपर्चर इसको बोलते हैं अपर्चर। और यही अपर्चर का मिड पॉइंट बोले तो ये, ठीक है, ये क्या हो गया? पोल हो गया। पोल, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, उस स्फीयर का सेंटर होता है। और पोल क्या होता है? अपर्चर, जिधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट ये, ठीक है, ये मिड पॉइंट, ये क्या हो गया? पोल हो गया। अब तीन चीजें क्लियर हुई। अपर्चर क्या होता है? जिधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अ मीडियम वेयर एनी मिरर कैन रिफ्लेक्ट ऑफ एनी रेस, दैट इज नोन एज अपर्चर। और उस अपर्चरवा का मिड पॉइंट क्या हुआ गया भैया? वो अपर्चर का मिड पॉइंट क्या हुआ? पोल हो गया। तीन चीज क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड अपर्चर। अब एक हमारा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो देखो, एक आपने ऐसा मिरर लिया, इस मिरर में एक ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या हो गया? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, ये पोल हो गया, इसको P से डिनोट करते हैं। और इनके बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इनको मिलाती हुई। क्या करती हुई? इनको एक मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये कर दिया। और जब ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया तो ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनीशन आ जाए तो क्या बोलेंगे? अ इमेजिनरी लाइन या अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से मिलती जा रही है, टच करती हुई जा रही है, क्रॉस करते, उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। चार चीज क्लियर हुआ। अब एक आता है फोकल लेंथ और एक आता है फोकल पॉइंट। इससे पहले जानो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक और टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यार जो बोला करते हो तुम लोग थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। एक लड़के ने ही कमेंट किया, हालांकि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, आप लोग का सपोर्ट है और बहुत अच्छी चीजें लानी है। अभी प्रॉब्लम इसलिए थोड़ी बहुत होती है यार, कभी कभी थक जाता है इंसान तो थोड़ी बहुत इधर उधर निकल जाता है, बट तुम लोग रुको तो अभी आग लगाएंगे। अभी देखते जाओ, ये जो बैठे हैं ना टॉप पे, इन्हीं लोगों से लड़ाई है अपनी। खैर ठीक है, अब हम लोग आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो क्या होता है? ये हो गया हमारा एक स्फीयर और ये हो गया हमारा सपोज दैट इसका सी और ये हो गया इसका पोल। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या क्या हो गया? अपर्चर हो गया, अपर्चर जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इमेजिनरी मिड पॉइंट होता है उस स्फेरिकल मिरर का। पोल क्या होता है? उस अपर्चर का मिड पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है। ये चार चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, एक होता है हमारा फोकल लेंथ, एक होता है हमारा फोकल पॉइंट। तो भैया फोकल लेंथ जो होती है, जो फोकल लेंथ होती है एक, और एक होती, सबसे पहले आप लोग जानो कि फोकल पॉइंट क्या होता है। फोकल अरे बाप रे, एक सेकेंड, सबसे पहले आप लोग जानो फोकल पॉइंट। तो सिंपल सा देखो, जैसे एक हमने मिरर लिया, ऐसा मिरर है और इधर से पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये कहीं मिल रही हैं, ऐसे गई तो ये सारी की सारी लाइन एक पॉइंट में आके मिली ना। और जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल लाइन मिल रही है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकल पॉइंट कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं किसमें से हैं? कैपिटल एफ से। ठीक है, किसमें डिनोट करते हैं? एफ से। अगर डिफिनीशन कोई पूछे कि फोकल पॉइंट क्या होता है तो क्या बोलोगे? अ पॉइंट वेयर मीट रिफ्लेक्टेड रेस, दैट इज नोन एज अ फोकल पॉइंट। या ऐसे भी बोल सकते हो, अ पॉइंट वेयर रेस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट पॉइंट इज नोन एज अ फोकल लेंथ। अब फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ क्या होती है, जिसको हम, अब आ जाता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बिड़ू लोग? फोकल लेंथ होती है भैया हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, या फिर इसके बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट।
मतलब ये जो एफ है और यहां पे पी है ना, पोल है, तो पोल और फोकल लेंथ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला भी होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू बोले तो स्मॉल एफ भैया लोग r/2। मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है, हमेशा हाफ होती है। अगर एक इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, भी आगे चल के दिखाता हूं, कराता हूं मैं, एक ज्यादा से ज्यादा 5 दिन रुको, इतने वीडियो डाल दूंगा ना तुम लोग का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। देखो एक बार और देख लो, सपोज दैट हमारा ये मिरर है, तो यहां से ये जो लाइन देखो ये मिरर है, अगर हमने इसको ऐसे कट किया तो इधर से रिफ्लेक्शन का पॉइंट हो गया, इसे हमने क्या बोल दिया, अपर्चर बोल दिया। एक इमेजिनरी पॉइंट था, इसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। और साथ में ये मिड पॉइंट, अपर्चर का ये मिड पॉइंट हो गया, इसे हमने पोल बोल दिया। अब उसके बाद ये लाइन जो अपर्चर और पोल से मिलती हुई जा रही है, उसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया। ये सारे के सारे इसके पॉइंट क्लियर हो गए। तो भैया यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मजा आ रहा है कि नहीं? बस यार रुक जाओ, 2-4 दिन रुको तुम लोग, ना बैंड बजा देनी है भाई, बहुत भरा बैठा है अंदर, पढ़ गया है कोई वो नहीं। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज हो जाता है, ये अभी सब पढ़ा दिया है, एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती, सॉरी फोकल पॉइंट कहां पे होता है, द फोकल पॉइंट इज हिडन बिहाइंड द मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसका फोकल पॉइंट किधर होगा, पीछे साइड होगा। कैसा, किधर होगा, पीछे साइड होगा, इमेजिनरी होगा, बिहाइंड होगा मिरर के। सपोज दैट कॉन्वेक्स हमारा मिरर कैसे होता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, इधर से रिफ्लेक्शन होगा, इधर से तो हमारा कुछ इधर बन रहा होगा। ठीक है, अभी आगे चल के देखेंगे। और उसके बाद हम अगर देखेंगे तो कॉन्केव मिरर में कैसे फोकस पॉइंट होता है, सामने होता है। द फोकस इज ऑन द मिरर होता है। कहां पे होता है, जो फोकस पॉइंट है वो मिरर में रहता है। अब इसमें क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज द रेस ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन के बाद जो अपीयर हो रही होती हैं रेस, वो कहां से होती हैं, फोकस से होती हैं। और इसमें उल्टा होता है, द फोकस एग्जिस्ट बिकॉज लाइट रेस कन्वर्ज एट द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि कन्वर्ज हो रही होती हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ इमेज का फॉर्मेशन आ जाता है कि इमेज कहां पे बनेगी। देखो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज कहां पे बनती है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 नंबर के भैया क्वेश्चन आते हैं। तुम लोग लिख के रखो कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे, फोकल पॉइंट पे है, तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, या फिर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, देन हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा। तो भैया वो देख लो, अब थोड़ा सा देख लो, फिर इसके बाद अभी 1 बाय 1 डायग्राम के थ्रू करेंगे। जैसे देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है, अगर हमारा इन्फिनिटी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत पहले, हमको पता नहीं है, तो कहां पे बनेगा, एट द फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। यहीं से इसका याद करने का ट्रिक बताता हूं। देखो इसका ट्रिक पता है क्या है, इसका ट्रिक देखो उल्टा होता है, मतलब ओनो रिवर्स। अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहां बनेगी, फोकस में। और अगर ध्यान से देखना, अगर फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, अरे भैया अगर हमारा फोकस पे अगर हमारा फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। देखो दो याद करो, अगर इन्फिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, हमको पता नहीं कहां है, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस में बनेगी। अगर फोकसिये में हम लोग रख दिए का इमेजिया ऑब्जेक्टवा, तो इमेजिया कहां बनेगी, इनफाइनाइट में। मतलब अगर इसमें है तो इसमें बनेगी, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट इसमें रखा है तो इमेज इसमें बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इसमें रखा है तो इमेज इसमें बनेगी। एक हुआ। अब एक होता है बियॉन्ड द सी, मतलब कुछ सी से कुछ पहले रखा है। कहां पे रखा है, सी से कुछ पहले रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी। अगर फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दोनों के बीच में बनेगी। ठीक है, अब उस कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब कम रहेगी। अब रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। मैक्सिमम रियल एंड इन्वर्टेड रहती है, इक्का में थोड़ा सा अलग रहती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट में, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, ये पोल और फोकल पॉइंट के बीच में हो जाता है। तो ये पहले देख लो, फिर एक बार बता रहा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी। याद कर लो, याद करा रहा। देखो अगर इन्फिनिटी में है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है तो कहां बनेगा, हमारा बनेगा फोकस पे। और अगर फोकस में है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी में। ठीक है, 2 याद हो गए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में, और अगर सी के पहले है, ठीक है, जैसे ऐसे देखो अगर हमारा ये एक मिरर है, ये रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, ये एक यहाँ पे सी है, और यहाँ पे कहीं हमको पता है कि बियॉन्ड द सी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऐसे करके लाइट रेज जा रही हैं, और ये कहां पे बनेगी, अगर हमारा सी है, देखो अगर बियॉन्ड द सी है तो ये एफ और सी के बीच में बनेगी। यहाँ पे
यहां पे हमारा कहीं पे एफ होगा और सिंपल सा यहां पे कहीं आके इधर से रेस जाएंगी, इधर से ये यहां पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, अगर देखो बियॉन्ड द सी है तो बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट या फिर फोकल लेंथ जो बोलते हो, फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। अगर सी में है तो सी में बनेगी, मतलब कर्वेचर में तो कर्वेचर में इमेज बनेगी। अगर कर्वेचर और फोकल पॉइंट मतलब कर्वेचर से आगे बढ़ गया तो कहां पे बनेगी, बियॉन्ड द सी बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर फोकल पॉइंट में रखी तो इन्फिनिटी में बनेगी, पहले बता दिया है। अब उसके बाद बिटवीन पी एंड एफ, मतलब बिटवीन पी बोले तो पोल, ये ऐसे ऐसे सपोज दैट है, यहां पे पोल होगा हमारा P और हमारा ये है किसके, और यहां पे F है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो कहां पे बनेगा, देखो यहां से कुछ यूं ऐसे लाइनें जाएंगी और साथ में यूं जाएंगी, तो ऐसे ऐसे कहीं यहीं पे बनेंगी। ठीक है, अगर हमारा कहां है, F में, अगर बिटवीन P एंड F, पोल और F के बीच में रख दिया तो कहां पे बनेंगी, बिहाइंड द मिरर बनेंगी। देखो ऐसे ऐसे समझो, जैसे ये है, अब हमारा यहां पे F हो गया, यहां पे तो हमको P है, तो हमारा इमेज कहां पे बनेगी, रीजन क्या रहता है, कुछ सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारी इनका इमेजिनरी पॉइंट ऐसे होगा ना, ये यहां पे बनेगी, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछू साइड बनेगी। ठीक है, ऐसे ये एक इमेजिनरी पॉइंट, अभी ऐसे समझो फिर आगे चल के बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अरे भाई कहीं नहीं आ रहा तो अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि कुछ इनका तरीका क्या है, कैसे हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है और कॉन्वेक्स और कॉन्केव कैसे रिएक्ट करती हैं जब उसमें रेस पास आउट कराई जाती है। जैसे देखो पहला रूल, देखो पहला रूल में क्या है, अगर ये हमारा कैसा मिरर है, ये हमारा हो गया कॉन्केव। ठीक है, अगर कॉन्केव में हम एक रे पास करा रहे हैं जो इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो कहां से डाइवर्ज होती है, वो डाइवर्ज होती है एक फोकल पॉइंट से। देखो a ray which is parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus in case of concave mirror। मतलब concave mirror में कहां से पास होगी, अगर सिंपल सी बात है भैया, तुमने एक कैसा मिरर लिया, ये लिया और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, कौन हो गया भाई, ये देखो इसमें हमने एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने ये रे पास करा दी, अब ये कैसी जाएगी, इधर से जाएगी। तो कहां से गुजर रही है, ये कहां से पास हो रही है, रिफ्लेक्शन लाइट कहां से, रिफ्लेक्शन रे कहां से पास हो रही है, हमारी फोकल पॉइंट से। ठीक है, EF से पास हो रही है। तो यही है पहला रूल, क्या बोलता है, अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसके पैरेलल है, यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के पैरेलल लाइन इसमें रे पास कराई जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से आके फोकल पॉइंट से आके वो पास आउट होगी, और किसमें, कॉन्केव में, और क्या होगी, अपीयर होगी, और डाइवर्ज, और साथ में कॉन्वेक्स में क्या होगी, डाइवर्ज होगी। देखो सिंपल सा ये है, हमने ये पास आउट करा दिया, ये क्या हो गई, ये डाइवर्ज हो गई, मतलब दूर जा रही है। क्या हो रही है, हमने ये पास आउट कराई थी और ये डाइवर्ज हो रही है, डायग्राम थोड़ा सा वो है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ठीक है ये समझ आया भैया, नेक्स्ट आ जाता है अरे, अरे एक मिनट यार, नहीं क्लियर हुआ क्या, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अंदर से मन नहीं मानता। नेक्स्ट देखो, अगर कॉन्केव है तो सिंपल सा है, फोकल पॉइंट से जाएगी, बट अगर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी, डाइवर्ज होगी, दूर तरफ जाएगी। ये देखो ये और उसके बाद इनका इमेजिनरी पॉइंट कुछ यूं हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ऐसे से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको इसका इमेज का फॉर्मेशन दिखाना रहता है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है रूल नंबर 2, क्या बोलता है, एक में पैरेलल हो गया, अब एक में क्या होता है, अगर हम लोग उसमें रे फोकल पॉइंट से गुजारते हैं, इसमें तो फोकल पॉइंट से मिल रही थे जब हम लोग पैरेलल गुजार रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन अगर हम लोग वही रेस को लेकर के, उस रे को लेकर के फोकल पॉइंट से गुजारे, जैसे देखो सेकंड रूल क्या कहता है, अरे passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which direct towards the principal focus of convex mirror अरे भाई emerge parallel, देखो सीधी सी बात है, पैरेलल हो जाएगी यार, इसी का ओनो रिवर्स है। अगर यहां से, अगर हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन एक रे पास करा दी थी, तो वो क्या हो रही थी, तो
तो वो गुजर रही थी हमारी प्रिंसिपल फोकस से होकर के, यहां से गुजर रही थी, यहां से। लेकिन अगर हम एक लाइन को ऐसे पास करा देंगे, लेकिन हम इसी का उल्टा अगर यहां से पास करा दिए तो ये पैरेलल हो जाएगी ना फिर ऐसे। तो दूसरा रूल यही है, अगर इफ बी आर पासिंग अ रेस थ्रू द फोकल पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, और देन इट्स रिफ्लेक्ट और डाइवर्स फ्रॉम मिरर विद द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ऐसे देखो यार, डायग्राम देखो, सपोज दैट ऐसे है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने यहां पे हमने फोकल पॉइंट लिया, हमने यहां से एक लाइन पास करा दी, एक रे पास कराई, तो ये क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी, इधर चली जाएगी, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे ही केस हमारा इधर से होगा, अगर हमने इधर से करा दिया तो ये इधर डाइवर्स होकर चली जाएगी। ये तो सीधी सी बात है, हमारा ये क्या है, एफ है। अगर हम लोग पहला कंडीशन हम क्या पढ़े थे, पहला हम लोगों ने ये पढ़ा था ऐसे, सपोज दैट हम ये पैरेलल लाइन इसमें पास कराए थे, ये पास कराए थे, कहां से होके डाइवर्स होके निकल जाएगी थी, प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन जो हम, ये पहला कंडीशन हो गया हमारा। दूसरा कंडीशन में क्या था, हमने जो रे थी वो कहां से पास आउट करा दी, फोकल पॉइंट से होकर के प्रिंसिपल फोकस से पास आउट कराई, तो वो डाइवर्स हो रही है और पैरेलल हो जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये किस कंडीशन में है भैया हमारा, ये कॉनकेव वाले में है। कॉन्वेक्स वाले में क्या होगी, कॉन्वेक्स वाले में जब हम, सीधी सी बात है, ओहो एक सेकंड ना, कॉन्वेक्स वाले में क्या होगी, कॉन्वेक्स वाले में डायरेक्ट टू, बे क्या हो जा रही है, एक सेकंड। और कॉन्वेक्स वाले में देखो क्या होगी, इन मिरर, a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror emerge parallel to the principal axis after reflection। और इसमें क्या होगी, देखो इसमें जो हमारी towards पड़ रही, मतलब क्योंकि हमारा होता क्या है, जो हमारा फोकल पॉइंट होगा, सपोज दैट हमारा ये है और ये कैसा मिरर है, ये है हमारा कॉन्वेक्स, तो इसका फोकल पॉइंट इधर छिपा रहता है, इधर छिपा है फोकल पॉइंट, ये इधर फोकल पॉइंट इसका छिपा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लाइन पास कराएंगे ना भैया, क्योंकि हमको यहां से पास इमेजिनरी करना रहेगा। थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम देखो, क्योंकि हमको फोकल पॉइंट में ड्रॉ कराना है, तो हम ऐसे ऐसे एक इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब हम यहां पे वो कराएंगे, यहां पे हम लोग रे पास कराएंगे, तो ये अपर्चर में लड़ने के बाद ये रेस ऐसे उल्टा लौट जाएगी। ठीक है, इसमें भी वही है। आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ आ जाएगी कि जब हम लोग, पहला रूल हमारा क्या बोलता है, पहला रूल जो हमारी है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से रेस को पास करा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकल पॉइंट से गुजरेगी, और साथ में अगर हम लोग फोकल पॉइंट से पहली रेस पास करा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के डाइवर्स हो जाएगी और बाउंस बैक कर जाएगी। ऐसे आप समझ सकते हो। तीसरा रूल देखो आप लोग, यहां तक ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड और फोर्थ रूल क्या बोलता है, देखो हमने एक पैरेलल एक्सिस के थ्रू पास करवा दी, यहां पे जब हमने एक्सिस के पैरेलल में पास करवाई, तब वो कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजर रही है, देन वो रिफ्लेक्शन के बाद गुजर रही है भैया फोकस पॉइंट से। अगर हमने इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को पास कराया, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से गुजर रही है, और इसमें वो ऊपर की तरफ डाइवर्स हो जा रही है। साथ में अगर हमने फोकस पॉइंट से पास करा दिया, अगर हमने फोकस पॉइंट से ही पास करा दिया, तो वो क्या करती है, वो पैरेलल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल एक्सिस के वापस चली जाती है। जैसे सपोज दैट ये हमारा लेंस था, हमारा ये पैरेलल एक्सिस है, ये फोकस पॉइंट है, और हमने यहां से रे पास, और हमने यहां से रे पास कराई, तो यहां पे वापस टच करने के बाद जब वो वापस होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पैरेलल एक्सिस के उसमें से रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट जाएगी। ये दो कंडीशन हो गई। अगर हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे, तो सिंपल सा, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉन्केव लेंस में पास कराएंगे, तो हमारी रे क्या करेगी, उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ, सपोज दैट हमारा कुछ यू डायग्राम था, यू हमने लिया कॉन्केव लेंस, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने यहां से रे पास कराई, तो क्या करेगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद इसी में वापस चली जाएगी। ठीक है, थर्ड आपका क्लियर होता है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कराते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। साथ में अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो उसमें भी यही कंडीशन रहने वाली है।
ठीक है। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ रूल हमारा क्या बोलता है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड। फोर्थ रूल में क्या बोलता है कि अगर हम लोग जो रे है हमारी कहां पे हम पास करा रहे हैं, उसके पोल में, सपोज दैट हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और हमने सीधा का सीधा ये जो रे रिफ्लेक्ट की ये इसके पोल पे, मतलब अपर्चर के मिड पॉइंट में अगर हमने रे को पास कराया तो ये रिवर्स होने के बाद यहीं से वापस लौट जाएगी उसी पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट हो गई और ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रेस। ये हो जाते हैं हमारे बेसिक 4 नियम, और सब सेम इसके लिए भी होगा। ठीक है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, कोई ऐसा है नहीं। ये हमारे 4 हो जाते हैं। एक बार रिवीजन फटाक से कर लो कि अगर सबसे पहला देखो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो कहां से रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। अगर वो फोकस पॉइंट से गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड में क्या है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाउंस बैक हो जाएगी। फोर्थ क्या है, अगर वो पोल पे टच हो रही है तो ऑब्लिकली वो फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिफ्लेक्स होगी वही पॉइंट से, जैसे यहां पे ये आई और फिर उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट कर गई। ये हो जाते हैं हमारे कुछ रूल। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इमेज के फॉर्मेशन पे कि इमेज हमारी कहां पे कैसी बनती है। पहली कंडीशन देखो, जब सबसे पहला कंडीशन क्या था, जब बियॉन्ड द या यूं कह लो कि इंफिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, हमको पता नहीं कहां पे है, अगर वो इंफिनिटी में है तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट की वो कहां पे बन रही थी, सिंपल सी, जब हमारा इंफिनिटी पे है तो कहां पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा। सपोज अगर कुछ यूं करना चाहो तो कर लो, सपोज एक हमारा ये लेंस है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका ये पोल है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से रेस आ रही हैं, यहां से रेस आ रही हैं और ये यहां से वापस होते जा रही हैं, वापस होते जा रही हैं। ये पॉइंट है, ये क्या हो गया, यही फोकस पॉइंट, और यहीं पे हमारी क्या बन गई, इमेज का फॉर्मेशन बन गया। तो अगर हमारा इमेज का फॉर्मेशन फोकस में है, इट मींस हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, इंफिनिटी में। 2 कंडीशन ऐसे याद होती हैं और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कंफर्म लिख के रख लो। मैं भी अगला वीडियो जब डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तो उसमें देख लेना, मैं पिछले 5 से 7 साल के करा दूंगा, उसमें पूरा पेपर फंस जाएगा, गारंटी। ठीक है, अब अगर इसका देखो, अगर हमारा इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इंफिनिटी में, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पॉइंट पे बन रही है, पहला। दूसरा, अगर हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पहले रख दें, पता है हमें कितना डिस्टेंस में है, तो कहां पे इमेज हमारी बनेगी, जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हम रख रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा भैया। अब तीसरा, 2 कंडीशन हो गई, तीसरी में कहां है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख देते हैं, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमने जैसे रखा ना भैया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। और चौथे में क्या कंडीशन है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे बढ़ गए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में जब हम रखेंगे, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस पॉइंट है, इसके बीच हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये रे पास हुई तो हमारा रिफ्लेक्शन रे ऐसे कुछ आया, तो कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से याद करो, अगर इंफिनिटी में है हमारी ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पॉइंट पे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के कुछ पहले है तो इमेज कहां पे बनेगी, अगर इमेज कुछ पहले है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में बन जाएगी। अगर हमारी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो कहां पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में है तो इमेज कहां पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सपोज दैट ये लो, जैसे हमारा सी और एफ के बीच में हम रख रहे हैं तो ये रेस पास होती हैं। ठीक है, ये हमारी यहां से रेस निकली और साथ में कुछ रेस यहां से निकलेंगी और यहां पे कहीं आते हुए यहां पे मिलेंगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कुछ पहले हमारा बनेगा इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में हमने इमेज रख दी है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहां बन रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। साथ में जब हम फोकस पॉइंट पे ही रख देंगे, अभी क्या था, अगर हम इंफिनिटी में रखते थे तो फोकस पॉइंट बनता था, अब हम ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पॉइंट पे रख दे हैं, तो जब फोकस पॉइंट में ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी में। ये देखो, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा ए, इमेज हमारी कहां बन रही है, इंफिनिटी, एट इंफिनिटी में बन रही है। और उसके बाद एक कंडीशन और आती है, जब हम पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रख देते हैं तो हमारी बियॉन्ड द मिरर बनती है। बियॉन्ड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है कुछ ये,
ठीक है, जो कि हमारी एक ही कंडीशन पे थोड़ी सी अलग होती है। आप कुछ देख सकते हो, एक ही कंडीशन पे थोड़ी सी हमारी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। नहीं तो 4 कंडीशन में देखोगे रियल एंड इन्वर्टेड 5 में रहती है। ठीक है, एक में ही कंडीशन बिटवीन या फिर पोल और फोकस पॉइंट के बीच में एक में ही हमारी अलग इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ हो जाता है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो बताना, एक 5 से 6 मिनट वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन अभी ऐसे चलते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, वो तो हमारा हो गया कॉनकेव का। अब कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही कंडीशन रहता है। एक क्या होता है, एक इमेज हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया, जब हम इंफिनिटी पे रख देते हैं तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहां पे बनता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, फोकस पॉइंट पे होगा। ये तो हमने पहले पढ़ लिया, बट इमेजिनरी होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और साथ में बहुत हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पे रखा, अब हमारी रेस यहां से पास हो रही है, ये और ये साथ में ये बैकवर्ड हो रही हैं, और साथ हम इनका क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ऐसे देखो, सपोज दैट हमारा एक ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका पॉलिश्ड वाला पार्ट हो गया, ये पॉलिश वाला पार्ट हुआ, और यो इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये इसका पोल हो गया, ये इसका हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और हमारा यहां पे कहीं एफ है मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, कॉन्वेक्स के लिए हमारा फोकस पॉइंट किधर होता है, बियॉन्ड द मिरर होता है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दिया। सपोज दैट इन्फिनिटी, गाइस इंफिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां से रेस पास की, तो एक रेस ऐसे ऐसे वापस हो जाएगी। ये देखो इधर आ रही है, ये आई और ये गई, ये चली गई और ये हो गई, और साथ में जो इसमें की रेस है वो जा रही है और आ रही है, और साथ में इसका भी सेम है, ये तो गई बिड़ू बट ये वापस आई। अब हम क्या करेंगे, इनका एक इमेजिनरी पॉइंट ऐसे 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 ये ला दिए, ऐसे 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 ये ला दिए, और ये फोकस हो गया, और यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कौन से कंडीशन, कौन से लेंस के लिए होता है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। 2 ही, कॉन्वेक्स से उतना कंडीशन नहीं पूछता, बट पूछता भी है, तो 2 ही कंडीशन है। एक हमारा इन्फिनिटी में है तो कहां पे बनेगा, फोकस में बनेगा, और बिहाइंड द मिरर। यही मेन इसमें का पॉइंट है, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस वाला पॉइंट हो ना बिहाइंड द मिरर होता है। ये देखो, ये मिरर अच्छा खासा रखा था ये, और इसका फोकस पॉइंट उधर पीछे साइड बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अगर कहीं भी रख दो, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। अगर हम कहीं भी इमेज अपनी रख रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट करके तुमको दिखा रहा, देखो अगर हम लोग कहां पे रख दे, कहीं भी रखें, मतलब इंफिनिटी और पोल के बीच में रख दे। ठीक है, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, इमेज कहां पे बनेगी हमारी, पी एंड एफ के बीच में ही इमेज बनेगी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी। बस यही कंडीशन रहता है कि हम लोग कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी उसमें क्या था, उसमें तो भैया सिंपल से हमको अलग अलग पढ़ना पड़ता था। कॉनकेव लेंस में, अरे भाई कहां जा रहे इधर, अरे यार नहीं ठीक तो था। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो 1 नंबर का कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट पुट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, देन वेयर इज द इमेज फॉर्मेशन। देन आप कह सकते हो कि अगर कहीं भी कॉन्वेक्स लेंस में अगर हमारी ऑब्जेक्ट है वो किसके किसके बीच में है, इंफिनिटी और पोल के बीच में है, तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना बाबू साहब, वो कहां पे होगा, वो हमेशा पोल और फोकस के बीच बियॉन्ड द मिरर होगा। ये देखो यहां पे कहीं हमारा पोल था और ये हमने कहीं भी रख दिया, तो इसका जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो एफ और पी के बीच में बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ये कुछ हमारा हो जाता है डायग्राम। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कुछ यूजेस देख लो कि यूजेस क्या क्या होते हैं। भैया सिंपल सी बात है, पहला तो अगर आप कॉन्वेक्टिव मिरर का यूज देखोगे तो कहां पे होता है, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट पे होता है, एंड हेडलाइट भी, जो व्हीकल की हेडलाइट होती है उनमें यूज होता है। और कहां पे होता है, लार्ज इमेज का मतलब जो होता है ना, यूज टू सी लार्ज, लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर, मतलब सेविंग बड़ी इमेज को देखने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं क्योंकि छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए, दांतों को इलाज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज कॉन्केव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट हीट इन सोलर फॉर्नेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन सोलर फॉर्नेंसेस, देन आप कह सकते हो कि हमारा लार्ज कॉन्केव मिरर। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कहां कहां पे होता है? रियर व्यू सबसे पहले तो कार में होता है, जो कार का रियर व्यू होता है वो इसी का बना होता है व्हीकल का। और क्योंकि ये क्या करता है हमको, ये हमको देता है इरेक्ट इमेज देता है। इट आल्सो हेल्प्स द ट्राइब टू व्यू लार्ज एरिया। जब हम आगे चला रहे होते हैं ना, तो हमको पीछे का एरिया देखने के लिए एक कॉनकेव क्या रहेगा, छोटा सा एरिया दिखाएगा, और हमारा जो कॉन्वेक्स रहता है वो बड़े से एरिया को घेरता है। इस वजह से हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस कहां कहां पे यूज होता है? सबसे पहले तो रियर मिरर यूज होता है एज अ कार में एंड व्हीकल में, और साथ में जो बैक साथ में हमें पीछे की चीजों को ड्राइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि बैक साइड में क्या चल रहा है, ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सारी चीजों को देखने में हेल्प करता है। अब हम लोग आ जाते हैं साइन कन्वेंशन कैसा होता है। साइन कन्वेंशन बोले तो कि हम लोग जैसे साइन कन्वेंशन वो होता है, सपोज दैट एक होता है हमारा v, एक होता है हमारा u, एक होता है हमारा फोकस लेंथ। ठीक है, तो हम अगर फोकस लेंथ की वैल्यू लेंगे तो कैसी लेंगे? प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? और u की वैल्यू लेंगे तो प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? v की वैल्यू लेंगे तो प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? एक होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, एक होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, और एक होती है हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में इनको किस साइन के साथ लेते हैं? प्लस में लेते हैं या माइनस में लेते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। अभी 1 मिनट लगेगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात याद रखो, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के किस साइड पे रखा जाएगा? हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ मिरर। सपोज है हमारा ये एक मिरर हो गया, ये हमारा एक मिरर है। ठीक है, अब इसका लेफ्ट साइड हमारा इधर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा भैया हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन थोड़ा बेसिक जानो कि मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। नेक्स्ट होता आता है ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, और सारी की सारी डिस्टेंस को मेजर करती है पोल से ही तो। अरे पोल का होता है, अपर्चर का मिड पॉइंट होता है। ये हो गया, ये सपोज दैट हमारा कुछ ऑब्जेक्ट यहां पे रखा। अभी आगे चल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा और यहां से अगर इसकी डिस्टेंस मेजर करी जाएगी तो ये पोल हो गया। तो यहां से पूरी की पूरी एक डिस्टेंस मेजर कर जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब यहां पे हमारा कुछ इमेज बन रहा है, तो इमेज सपोज दैट 3 सेंटीमीटर का बनेगा, तो हम इमेज और पोल के बीच की लेंथ को मेजर करेंगे, साथ में ऑब्जेक्ट और पोल के, मतलब जितनी की जितनी डिस्टेंस हमारी चाहे इमेज की हो या ऑब्जेक्ट की हो, कहां से मेजर की जाती है? पोल से। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर होता है। इतना याद करके रखना, अपर्चर का होता है जिस मिरर के जिस साइड से रिफ्लेक्शन होता है उस साइड को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है टेक पी एज द ओरिजिन डिस्टेंस मेजर्ड। यार वही तो है, मतलब पी को हमको ओरिजिन पॉइंट लेना है, डिस्टेंस को मेजर करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राइट ऑफ द ओरिजिन। अरे बाबू साहब, अगर हमारा ऑब्जेक्टवा, जैसे हमारा ये मिररवा रखा है, अगर कोनो चीज इधर रख दिया जाएगा, तो हम इतना पढ़े हैं ना कि हमारा कुछ ऐसे ऐसे चलता है 4 एक्सिस। ये x का पॉजिटिव साइड होता है, ये x का निगेटिव साइड। तो अगर राइट साइड में रखा है, अगर राइट साइड में रखा है ना कोई चीज, अगर राइट साइड में रख देंगे तो उसको कैसा मेजर करेंगे कि वो प्लस में है। ठीक है, अगर इधर लग देंगे तो निगेटिव में। बस इतना 2 चीज था। तो सिंपल सी बात है भैया, राइट साइड राइट ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस के लिए कैसा होता है? पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। 2 चीज था। इट मीन जो भी समझाया ना बाबू साहब, ये देखो, अरे कहां जाता है, अरे नया ले लो। कहीं भी हमारा अगर ऐसा मिरर है और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर है राइट साइड, अभी देखना कहां, आपको लग रहा होगा ना कि क्या आ रहा है नया। अगर राइट साइड पे है तो हमारा प्लस लेंगे। कोई भी राइट साइड पे डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, चाहे फिर इमेज की फॉर्मेशन के डिस्टेंस, हमेशा अगर राइट साइड पे फॉर्मेशन है, अभी क्वेश्चन करेंगे देख लेंगे, तो उधर हमेशा सारे के सारे, चाहे u हो या v हो या फिर f हो, तीनों के तीनों किस में लिए जाएंगे? तीनों के तीनों पॉजिटिव लिए जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में हम लोग ले रहे हैं, इट मींस इधर साइड ले रहे हैं, तो चाहे फिर f हो या फिर u हो या फिर v हो, तीनों के तीनों कैसे लिए जाएंगे? निगेटिव लिए जाएंगे बाबू साहब। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर हमारा राइट साइड है, ठीक है, कमर तेरी लेफ्ट साइड वाला, राइट वाला नहीं, वही वाला, राइट पे अगर लेंगे तो राइट पे तीनों चीज हमारा पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट में लेंगे तो निगेटिव लेंगे। और ये रूल कहां से आता है? इतना तो पढ़े होगे कि हमारा एक एक्सिस रहता है ये, और एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस का निगेटिव होता है।
यहीं से बना है। और ये कुछ मिरर है तो इधर का सारा पॉजिटिव इधर का सारा निगेटिव, ये हो गया। चलो इतना क्लियर हो गया। अब और इसमें कुछ बताना है तो अब और बता सकते हैं। परपेंडिकुलर इन द अबव प्रिंसिपल वाई एक्सिस, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, चाहे वाई वाला भी बता दूं। चलो देखो, अगर हमारा y में है, अगर कुछ ऐसा ऐसा, और ये साथ में क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर y का अपर साइड है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और अगर y का निगेटिव लोअर साइड परपेंडिकुलर वाला है तो निगेटिव हो जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो भैया इतना बहुत हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा, रे बाबू आजा भाई, कहे नहीं आ रहा। अब आ जाता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला जो अभी तक बताता चला रहा। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है बिडू? 1/f, मतलब कि अगर तुम और डीप समझना चाहो तो ऐसे समझो कि हमेशा फोकल लेंथ किसकी इक्वल होगी? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट और ए प्लस सॉरी, अगर तुम लोग बोलो एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, तो ऑलवेज फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्टेंस between object to the pole and image to the pole। ठीक है। अरे बाबू साहब देखो, यफ हो गई हमारी फोकल लेंथ, यफ डिस्टेंस बिटवीन यफ एंड पोल मतलब फोकल लेंथ, वी क्या हो गई बिड़ू? इमेज की डिस्टेंस। अरे भाई बैक मत हो रहा। वी क्या हो गई हमारी? नो 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 नो, वी क्या हो गई हमारी? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। इमेज जहां बन रही है ना, अरे कहीं पे भी बन सकती है, अरे कहीं पे भी बनेगी ना बाबू। जैसे तुम एक ऐसा लिया मिरर और ये किया, इसमें इमेज ये पास किया, ये बैकवर्ड मारा, ये बैकवर्ड मारा, इमेज हुआ कहीं यहां बन गया, तो ये का डिस्टेंस कहलाएगी, ये v से डिनोट करेंगे। और इसको v को क्या बोलते हैं बिड़ू भैया? v को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज बन रही है उसके और पोल के बीच को डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? v। और एफ क्या होता है? एफ तो तुमको पता है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है ना बाबू भैया, यही तो तुमको बताना है। और साथ में हमारा यू का आ जाता है। ऑब्जेक्टवा जहां रखे हो, जिंदा है कि मर गया, ऑब्जेक्ट जहां रखाए हो ना, जहां टिकाए हो, दैट इज योर यू। तो यह तीन चीज रहता है और यही होता है मिरर का फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू गाइस, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और अभी जो मैं तुमको तिर्या चरित पढ़ा रहा था कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है, मतलब कि v अगर राइट साइड पे है तो प्लस होगा। वो तुम्हारी शादी के लिए नहीं पढ़ा रहा था, ना तुम दहेज में लेके जाने वाले हो, वो इसीलिए पढ़ा रहा था कि अगर फॉर्मूला तो हमारा ये होगा, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, लेकिन अगर उसमें ये दे दिया कि हमारा राइट साइड पे इमेज बन रही है, और राइट साइड पे इमेज कितने दूर पे बन रही है? 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे राइट साइड। तो याद करो, राइट साइड में कौन सा बोला? प्लस में बोला, राइट साइड में प्लस में बोला। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रखा है, अगर हमारा यू लेफ्ट साइड में है, तो इमेज कैसी होगी? निगेटिव होगा, डिस्टेंस हुआ ना बाबू। काहे? मान लो तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया 7 सेंटीमीटर पे, किधर? लेफ्ट साइड पे। तो जब हम u का वैल्यू लेंगे तो लेफ्ट पे रखा है ऑब्जेक्ट, इस वजह से -7 लेना पड़ेगा। -7 लिया और साथ में हमारा इमेज किधर बन रहा? राइट साइड पे, तो वो प्लस लेंगे। और अब पूछ लेगा कि फोकल लेंथ बताओ भैया, क्या बताओ फोकल लेंथ? तो क्या करोगे? फॉर्मूला यही है, बस फॉर्मूला यही है, लेकिन साइन के साथ रख दो। 1/f, फोकल लेंथ कितनी होगी? 1/f इज इक्वल टू 1/v। v किधर है? v किधर है बाबू साहब? v हमारा राइट साइड पे बन रहा था तो प्लस लेंगे ना। अरे बबुआ भैया, प्लस लेंगे ना। जब हमारा v प्लस में, तो कितने दूर पे बन रहा? इमेज हमारी कितनी दूर पे बन रही है? 5 सेंटीमीटर पे इमेज हमारी बन रही है, तो 1/5। और साथ में अब देखो हमारा u का वैल्यू कितनी है? u लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में रखा था, तो -7 है, -7 है, तो माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि चलो प्लस है, 1/-7। और ये क्या करेगा? इसको माइनस कर देगा, तो 1/5 प्लस 1, और इसको माइनस कर देगा। देखो
इसको माइनस कर दिया 1/7, इसको जब सॉल्व किया ना बाबू भैया तो क्या आ गया 7 माइनस 5/35 इज इक्वल टू 2/35, मतलब बस इतना है। और अगर इसको निकालोगे तो 1/f, फिर f इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 17.5 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है दयाराम। तो ये कुछ होता है साइन कन्वेंशन, अभी क्वेश्चन करेंगे, दिल थाम के बैठो। तो ठीक है, ये होता है हमारा इमेज का फॉर्मूला मिरर का। अगर हम फॉर्मूला देखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब f क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड f, मतलब फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट जिसे बोलते हो। नेक्स्ट v क्या होती है, इमेज फ्रॉम द पोल, पोल की डिस्टेंस, इमेज ये कितनी दूर बढ़ रही है पोल से। u क्या है, इमेज कितनी दूर, ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा है ना, कितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो u हो जाता है। और r हमारी क्या होती है, जो पहले ही बता दिया हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बाबू, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। ठीक है, कर्वेचर, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन कर्वेचर एंड पोल, दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा और b दे देगा, उसके बाद तुमको बोलेगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो तुमको निकाल के बताना रहता है। ये फॉर्मूला पहले पढ़ा दिया है, f इज इक्वल टू r/2। अब हम आ जाते हैं बाबू साहब नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक वर्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बिडू, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, पहले दिमाग में थोड़ा जोर डालो। मैग्निफिकेशन बोले तो कुछ फिकेशन आ रहा है, मैग्निफिकेशन बोले तो क्या है, इसका मतलब होता है औकात से बाहर ले जाना किसी को, मतलब कोई हमें ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसको बड़ा करके दिखाना। और ये अगर इसके फॉर्मूले यही तो है, एक्सटेंड कर देना। देखो, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर, मतलब एक स्फेरिकल मिरर द्वारा ही मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है, इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्ट इमेज इज मैग्निफाइड इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट साइज, मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा कर दिया है इमेज को, इतनी बड़ी चीज को बड़ा सा दिखा दिया। ठीक है, तो यही होता है। और ये एक्सप्रेस कैसे होता है, तो ये रेशियो होता है एक टाइप से एच डैश और एच। एक होती है हमारी किसकी डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की, और एक होती है हमारी इमेज की हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा, क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक नॉर्मल सा टर्म है, इट मींस होता है किसी चीज के साइज को बढ़ा के दिखाना। ठीक है, एक्सटेंड कर देना उसके साइज को। ये हो जाता है। अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कोई पूछे तो सिंपल सा, ये एक रेशियो होता है किसका किसका, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश हमारा क्या होता है, जो हमारी हाइट होती है किसकी, इमेज की, और अपॉन में h क्या होता है, जो हाइट होती है हमारी ऑब्जेक्ट की, एक्चुअल हाइट होती है। ठीक है, अगर और देखो तो जो हमारा h है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो हमारा हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोले तो h है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और h डैश कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल, और अगर रियल है, वर्चुअल है तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर रियल है तो निगेटिव रहेगा। अब और इसमें और कुछ बताना है, नहीं तो आगे चलें। अगर और इसमें थोड़ा देखना है तो इसको देख सकते हो ऐसे। ये देखो, अगर हम कॉनकेव के लिए ले रहे हैं, कॉनकेव के लिए ले रहे हैं, तो हमारा ये एक नॉर्मल सा साइन है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। अगर हम कॉनकेव के लिए फोकस लेंथ लेंगे तो वो कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी। और हमारा द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बोले तो u कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। और v कैसी रहेगी, रियल के लिए निगेटिव और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स में तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स का जो क्रियाकलाप होता है, हाँ एक बार और थोड़ा सा बता दूं, हमारा कुछ यू लेंस है। अगर हमारा यू 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 ये कैसा लेंस हो गया, ये हो गया बाबू कॉनकेव। कैसा बोले तो कॉनकेव। और कॉनकेव में एफ यू वी बोले तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट टू द पोल, तीनों का तीनों कैसा, ऑलवेज निगेटिव। किसके लिए, कॉनकेव के लिए। लेकिन क्योंकि, क्यों, रीजन आना चाहिए ना, क्यों तुम्हारे दिमाग में गूंज रहा होगा, क्यों, क्योंकि भैया इसका तीनों का तीनों क्रियाकलाप इधर साइड होगा, इधर।
और ई कौन सा साइड होता है, ई एक्स का निगेटिव साइड होता है, एक्स का। तो इसीलिए तीनों का तीनों चीज या यू वी तीनों निगेटिव होगा। अगर कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अगर फोकस वाला लेंस नहीं है, मतलब फोकस कॉन्वेक्स वाला लेंस है, मतलब अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया बेडू, नो ऐसे ना, ऐसे नहीं करते बाबू, ऐसे ना कर, ऐसे 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 कैसे, ओहो दयाराम, ऐसे होगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा ना। अच्छा ऐसे होगा, एक सेकंड क्लीन कर दे रहे, कहाँ से होगा क्लीन, यहीं तो रहता है कहीं, ये क्लीन है। ऐसे देखो बाबू, सपोज दैट हाई लाला, हमने कुछ यूं लिया और इसका यूं पार्ट ले लिया ले लिया ले लिया, तो ये कैसा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स। लेकिन इसका जो बनाएंगे ना प्रॉपर, वो कैसा ऐसा बनेगा, वो कुछ यूं बनेगा, या ऐसे बना लो, या जो पहले हम लोग बनाए थे वही बना लो, वो ऐ बना लो, ऐसा ऐसा। ये कैसा हमारा लेंस हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए तीनों का तीनों निगेटिव होगा, पता है क्या है, नहीं यार कॉन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव होगा, कहाँ कंफ्यूज कर देते हो, ये हुआ। अब कॉन्वेक्स के लिए तीनों का तीनों पॉजिटिव का होगा, कहा है कि इधर इमेज, इसका इमेज का फॉर्मेशन इमेजिनरी कुछ ऐसा 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 इधर बनेगा, राइट साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा। और राइट साइड तुमको पता है ई साइड बनेगा, और ई साइड पता है क्या होता है, एक्स का पॉजिटिव साइड होता है। तो इधर कॉन्वेक्स में एफ यू वी तीनों का तीनों पॉजिटिव होता है। और अगर हमने लिया ना कॉन्केव, तो तीनों का तीनों निगेटिव, याद रखना नहीं, समझ रहा है ना बाबू, 5 मिनट लगे हमका। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन हो गया वीडियो, रिफ्लेक्शन में हम क्या करते थे, तो एक मिरर लेते थे, उसका दूसरा पार्ट को पॉलिश कर देते थे। हाई में क्या लेंगे, दोनों साइड से लेंगे एकदम प्लेन प्लेन, और मारेंगे इधर से लाइट और उधर से निकाल देंगे। यही सब रीजन रहता है कि तुमको मेले में बेवकूफ बनाया जाता है। कैसे, तुम नीचे पानी में रख देते हैं ग्लास, वो एक तरीके का जुआ होता है। हाँ तुमको मैं साइड बिजनेस देता हूँ, ठीक है, अगर पढ़ाई लिखाई कुछ ना हो तो मुझको आके ये बिजनेस कर लेना तुम लोग, मेरे को भी पार्टनरशिप बना ले। देखे होगे मेले में जाते हो, अब मेलवा में जब जाते हो ना, तो वो क्या करते हैं, एक गिलास ले लेते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ तुमको, और कहाँ से जादू होता है मैं तुमको बताता हूँ। एक ऐसे मेले में जाओगे तो लोग लिए रहते हैं एक बाल्टी, उसमें वो लोग रख देते हैं एक प्यारा सा ऐसा गिलास। क्या रखते हैं बेड़ू, गिलास, और साथ में इसमें क्या भर देते हैं, पानी। क्या भरते हैं भैया, पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी। गाइस मजा आ रही है, अभी रुको तो सही। पहले लेक्चर में तुम लोगों ने मेरी बहुत, पिछले क्लास में ना बड़ी बैंड बजा दी, एक दो निगेटिव को, मैंने मजा आ गया। ठीक है, तुम लोग गए एक मेले में, अब एक रखा है इसमें बाल्टी। अब वो पता है क्या बोलता है, गांव साइड होता है, कहेगा तुम 5 रुपए का सिक्का लो, और इसमें अगर तुमने यहां से डाला, यहां से, और इसमें ग्लास में पहुंच आएगा, तो जितने रुपए का सिक्का तुम डालोगे उतना मैं तुमको दूंगा। और यही सब बेवकूफ बन जाते हो तुम लोग। क्या करते हैं लोग, कहते हैं बड़ा इजी है, ऐसे फेंक देंगे, कहेंगे चला जाएगा। लेकिन होता नहीं है दयाराम, क्योंकि दिखता पानी गिलास इधर है और होता ससुरा इधर है। तो जब आप सिक्का तुम फेंकोगे इधर, तो गिलास तो हमारा है इधर, तो चला जाएगा इधर। और यही को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अरे तुम नॉर्मल सी बात है, ऐसा मान लो पानी लिया, अगर इसमें तुम पेंसिल रख दिए ऐसा ऐसा ऐसा, गाइस ये रखा, तो तुम देखोगे कि पेंसिल थोड़ा बेंड होके दिखेगी, या ऐसे दिखेगी, ऐसे, मतलब वो एक्चुअल डायरेक्शन से थोड़ा हट के दिखती है। हाई बोलता है रिफ्रैक्शन, यही को तो बोलता है रिफ्रैक्शन। अपने मीडियमों से थोड़ा बेंड कर देना। ठीक है, चलो आ जाते हैं, इतना थोड़ा सा समझा दिया ना कि कैसे होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सिंपल सा होता है, जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे कोई भी चीज, लाइट है हमारी, ट्रेवल करती है, तो वो अपने पहले मीडियम से थोड़ा खो जाती है। अरे जैसे तुम ही हो ना, तुम अपने जेंडर से थोड़ा दूसरे जेंडर पे जाओगे, तो तुम्हारा थोड़ा सा, समझ रहे हो दया, भाव भाव तो चेंज होगा ही ना। तो वही बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या होता है, ऐसे समझो, आपने क्या किया, लाइट ली और उसको पानी से पास कराया, तो तुम देखोगे लाइट तो तुम्हारी ये डायरेक्शन है, पानी में जैसे ही गए तो थोड़ा सा उसका तो बेंड हो जाएगी। ये बेंड होगी, अपर साइड हो सकती है, लोअर साइड हो सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। चलो आ जाते हैं, ठीक है, टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, द फिनोमिना, अरे भैया, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, इट passes from one medium to another medium called refraction of light। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं refraction of light।
जैसे हमने लाइट की बीम को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराया, तो अपने पथ से थोड़ा खो जाएगी, विचलित हो जाएगी, और मतलब कि इसका मतलब हो गया वो रिफ्लेक्टेड हो गई। तो यही होता है। अरे कुछ एग्जाम्पल देख लो, मैंने अभी भी तुम्हें बताया। सपोज दैट हमारा ये लिया, अब हमने यहां से कोई एक लाइट को पास कराया, तो इसको जाना ससुरी को चाहिए था इधर इधर इधर, बट ये जा किधर रही है बेड़ू, इधर इधर चली जा रही है इधर, लेकिन इसको जाना किधर चाहिए था, इधर। तो ये क्या हो गई, ये एक मीडियम से, जैसे सपोज दैट हमारा ये एक रेयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ये हमारा हो गया रेयर मीडियम, और हमारा ये हो गया दूसरा मीडियम, सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम मतलब अलग है, या यूं कह लो कि ये हमारा नॉर्मल सा इन्वायरमेंट हो गया, और साथ में तुमने इस पानी में डाला तो हो गया हमारा एक अलग सा डेंसर मीडियम। ये हो जाता है हमारा। अब जैसे ये देख लो, ये हमारा एक नॉर्मल सा था, ये इंसिडेंट रे हमने पास कराई, और साथ में ये हमारा रेयर मीडियम था, और ये हमारे डेंसर मीडियम में आई, तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट कर गई, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता तो वापस लौट जाती थी, इसमें क्या करेगी, थोड़ा अपने पथ से विचलित होकर दूसरी तरफ गुजर जाएगी। यही होता है बस, और इसमें कुछ अब और कुछ बताना जो जरूरी मुझे नहीं लगता है। बाकी और देखना चाहो तो ये नॉर्मल है हमारा, ये डेंसर मीडियम हो गया। अब हाँ, एक चीज है कि हम एक इसमें भी इमेजिनरी लाइट खींचते हैं, जैसे देखो कुछ, हाँ एक पॉइंट रहता है कि टुवर्ड्स जाती है या फिर अवे फ्रॉम जाती है, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स। सपोज दैट हमारा ये है, ये हमारा नॉर्मल मीडियम हो गया, मतलब कि एक नॉर्मल सा मीडियम हमने लिया, और यहां से हमने एक लाइट पास करा दी, पास करा दी, पास करा दी। अब ये हमारा कैसा मीडियम है बाबू, डेंसर मीडियम। कैसा, डेंसर मीडियम। वाह, राइटिंग अच्छी होने लगी इसमें भी। ठीक है, अब जब हम पास कराएंगे बाबू, तो इसको जाना किधर चाहिए था, इधर, लेकिन ये किधर चली जाएगी बबुआ, इधर। अब हम क्या करते हैं, एक इसमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर, जैसे हम लोग एक परपेंडिकुलर उसमें ड्रॉ करते थे ना, ये हम लोग इसको बोलते हैं एक नॉर्मल सा परपेंडिकुलर। ये हम लोग पता करने के लिए ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये एंगल जो होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और हमारा ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कुछ पॉइंट होते हैं। अब एक चीज जानो कि जब हमारी रे रहती है, वो रेयर टू डेंसर जाएगी, क्या होगी, अगर वो रेयर टू डेंसन जा रही है तो क्या होगी, तो टुवर्ड्स होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। ठीक है, टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये हमारा नॉर्मल पॉइंट है, तो ये कहां जाएगी, जैसे ही हम इंसिडेंट रे को नॉर्मल से डेंसर मीडियम पे एंटर करवाएंगे, तो वो जो हमारा नॉर्मल है वो उससे कहां जाएगी, वो उसके पास आएगी। कहां आएगी, पास। ऐसे नहीं समझोगे, मैं बताता हूं ना कैसे। सपोज हमने क्या लिया, हमने एक ये लाइन ड्रॉ की, अब हमारा इधर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। इधर हमारा कैसा मीडियम है, एक नॉर्मल मीडियम है। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सा कह लो। अब हम क्या करेंगे, हमने इधर से एक रे पास कराई, तो इसको जाना तो चाहिए था बाबू इधर, लेकिन अब जब हमने पहले, तो सबसे पहले एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। हम एक इमेजिनरी लाइन अपने से ड्रॉ करते हैं, तो ये इधर भी आएगी, अब इधर आएगी, तो जब भी नॉर्मल से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स होगी, मतलब इधर, इधर जाना था, बट ये किधर कुछ आएगी, इधर आएगी। ये देखो, ठीक है, मतलब क्या होगी, पहली कंडीशन क्या बोलती है हमारी, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब उसी की तरफ बेंड हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, वो नॉर्मल की मतलब झुकेगी अपनी तरफ। लेकिन जब हमारी डेंसर से हम नॉर्मल में रेयर मीडियम में कराएंगे, जब हम डेंसर से रेयर मीडियम में, नॉर्मल मीडियम जो बोल रहे हो उसमें कराएंगे, तो अवे फ्रॉम मतलब भाग जाएगी। व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे देखो, एक मिनट, यहां पे था, जब हमने एक यहां से ऐसे देखो, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कराया, तो किधर गई, अब मतलब टुवर्ड्स हो रही है, टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, मतलब नॉर्मल के पास आ रही है, इधर की तरफ घूम रही है, नॉर्मल की तरफ देखो ना, इधर इधर आ रही है, इधर इधर। लेकिन जैसे ही हम डेंसर से रेयर में जाएंगे, जैसे ये दिया, ओहो,
कतई जहरीली लाइन खींची जा रही है। ये अब हमारा ये कैसा मीडियम है, डेंसर है, और ये हमारा रेयर है। तो जब हम डेंसर से मतलब पानी, सपोज अब पानी के अंदर घुस के तुम लाइट पास कराओ तो हमारा ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे है। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे इस मीडियम पे आई, अभी रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये किधर जाएगी, ये बहुत दूर भागेगी। सपोज हमारा एक इमेजिनरी लाइन पहले ड्रॉ करो, ये नॉर्मल लाइन हो गई, ये नॉर्मल लाइन हो गई। तो इसको जाना तो चाहिए था कुछ यूं डायरेक्शन पे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, यही इसका सीधा डायरेक्शन था, बट ये किधर जाएगी, ये एकदम भागेगी इधर। तो याद रखना कि अगर नॉर्मल या रेयर टू डेंसर है तो नॉर्मल के पास आएगी हमारी रिफ्रैक्शन वाली लाइट या कह लो रिफ्रैक्शन वाली रे, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो वो भागेगी, दूर भागेगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसके लॉ पे, कि इसके लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ और रखा है, अच्छा अच्छा, कुछ कॉमनली ऑब्जर्वेशन अपनी देख लो। जैसे तुम अपनी आंखों का देख सकते हो, रेनबो का देख सकते हो, लाइट बेंडिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, पहले ही बता दिया। जैसे ग्लास में वाटर में तुम डालोगे तो जैसे ही वो निकलेगी ना तो वो इधर उधर बेंड करके जाएगी, ये होता है इसका रिफ्रैक्शन। अरे सिंपल सी बात है, तुम ऐसा एक ग्लास लिया, इसमें तुमने इधर से रे पास कराई, मान लो इधर पास कराई, तो उसको जाना था बस थोड़ा सा वो कुछ यूं ऐसे कुछ बिहेव कर सकती है, वो तुमको दिखेगी कि इधर उधर जा रही है। इसका एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाना चाहिए, मैं एक वीडियो बना डाल दूंगा छोटा सा, ठीक है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ग्लासेस हो गया यार, कैमरा लेंसेस हो गया, ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन वाटर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाइनोकुलर्स। नेक्स्ट हो जाता है हमारा कुछ, अगर और देखना चाहते हो तो ये हो गया एक नॉर्मल सा, हाय मम्मा, डायग्राम। जैसे देखो, जैसे अब इसमें नॉर्मल सा देखो, हमने क्या किया है, ऐसे देखो, ऐसे समझाते हैं ना यार। एक नॉर्मल सा हमने क्या लिया है, ग्लास का स्लैब ले लिया। क्या लिया बिड़ू, ग्लास का स्लैब लिया। अब इसमें देखो, हम रेयर मीडियम से यहां से एक हमने रे पास कराई। जब हमने एक रेयर मीडियम से एक इंसिडेंट रे पास कराई ना, तब ध्यान से देखना, रेयर से ये डेंसर में आ रही है। अब जब रेयर से डेंसर में आएगी तो वो टुवर्ड्स आती है, ठीक है। इसको जाना चाहिए था कुछ यूं, हमारा ये इस इधर का इमेजिनरी लाइन है, तो ये किधर आएगी, कुछ यूं आएगी, ठीक है। अब मतलब वो अवे टुवर्ड्स आ रही, टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल जो हमारी लाइन है इसी की तरफ आ रही है, इसको हम लोग बोल देंगे कि R1 हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब होता क्या है, ये लाइन होते 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 यहां पे आ गई, और जब यहां पे आई तो अब हमारा नॉर्मल कुछ यूं था और साथ में नॉर्मल यूं था, तो इसको इधर होना चाहिए था, तो ये अवे कर गई, ठीक है। इसे हम लोग बोल देंगे R2। और अगर इसे देखना चाहो तो देखो, जैसे ही वो एंटर की रेयर से डेंसर में, ये कैसा मीडियम था हमारा, रेयर मीडियम था, और ये हमारा कैसा था, डेंसर मीडियम था। तो जैसे ही वो रेयर से डेंसर में आई तो टुवर्ड्स हो गई, मतलब इसके पास आ गई। लेकिन जैसे ही अब इधर देखो, ये डेंसर हो गया, अब यहां पे डेंसर है, फिर से वो रेयर में गई, तो जैसे ही रेयर से डेंसर में गई तो ये अवे हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, ठीक है। आई होप समझ आया, नहीं आया तो थोड़ा जूम करके दिखा रहा ना गाइस। ओए इधर आ बेटो, अच्छा ऐसा ही क्या, अरे नहीं भाई, ऐसा ऐसा, हाँ ये है। तो ये देखो, जैसे ही हमारी यहां से रेयर से डेंसर पे आई, और रेयर से डेंसर पे आती है तो वो बेंड करती है, पास में आती है नॉर्मल के। मतलब एक तरीके से अगर ऐसे समझना चाहो कि जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो हमारी रे किधर आएगी, राइट साइड पे बेंड होगी, या अगर ऐसे देखोगे तो लेफ्ट साइड में। जैसे हमारी ये रेयर, जैसे हमारी ये रेयर है और ये डेंसर है, तो हमेशा किधर आएगी रे, इधर, थोड़ी सी इधर बेंड होगी, इधर ये बेंड हो रही है। जाना चाहिए था इसको इधर, बट ये इधर बेंड हो रही, मतलब किधर की साइड बेंड हो रही है, लेफ्ट साइड बेंड हो रही है इधर। और अब जैसे ही हमारी डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो राइट साइड पे बेंड होगी, ठीक है। इतना याद रखना। तो यहां पे भी वही हुआ कि जब यहां से इंसिडेंट रे आई तो उसको जाना तो चाहिए था इधर, बट वो इधर आ गई, ये। लेकिन जैसे ही ये पूरा का पूरा मीडियम फिर डेंसर था, और जैसे ही डेंसर से नॉर्मल में निकली या रेयर में निकली, एयर मीडियम में जो नॉर्मल हमारा है, तो वो कहां, दूर भागी। नॉर्मल हमारा ये था और हमारा
थोड़ा सा दूर होके बेंड निकली। तो ये आई होप क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार इसमें डायग्राम में दिखा रहा है, यहां से एंटर की, ठीक है। अब एंटर करने के बाद उसको जाना चाहिए था एक्चुअल डायरेक्शन ये, बट वो थोड़ा सा बेंड करी इधर की साइड और यहां से निकली, फिर उसके बाद यहां पे आई और यहां से आने के बाद उसको निकलना तो चाहिए था बाबू भैया इधर, ठीक है, और वो इधर बेंड करके थोड़ा सा निकल गई। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अगर रीड करना चाहो तो एक बार कर सकते हो। व्हेन अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एओ पासेस फ्रॉम अ रियर मीडियम एयर टू द फलाना आदिम का, इतना नहीं पढ़ना, तुमको समझा दिया उतना काफी। ना आया हो तो बता देना, मैं बना के डाल दूं यार, इतना समझ आना चाहिए तुमको। अब हमारे आ जाते हैं हम लोग इसके लॉ पे। लॉ क्या बोलते हैं भैया? इसके लॉ भी तो यही बोलते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज लाई ऑन आ सेम प्लेन, मतलब एक ही जगह पे होंगे। अरे यही तो पढ़ते आए हैं ना दयाराम। जब अरे बाबू का है तो हमारा दिमाग खराब कर, जब यहां पे हम लोग पढ़े हैं तो एक ही जगह पे तो यही इंसिडेंस पॉइंट है और यही तो रिफ्लेक्शन पॉइंट है, एक ही प्लेन पे तो है। ऐसा थोड़ी ना है ये फलाने के घर में है ये दूसरे के घर में, एक ही जगह पे है। तो जो रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है वो क्या बोलता है? अरे बाप रे कहां गया? द point of incidence and the point of reflection always lie on a same point on a same plane। देखो, the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two media at the media नहीं होना चाहिए, जो medium होना चाहिए, but ठीक है, at the point of incidence all lie in the same plane, एक ही जगह पे रहेंगे ना। और दूसरा क्या बोलता है? the angle of incidence and the angle of रिफ्रैक्शन ऑलवेज अ कांस्टेंट, या यूं कह लो द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द कहा बोल देगा द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट मींस साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज अ कांस्टेंट। मतलब जो इंसिडेंस का एंगल है और रिफ्रैक्शन का एंगल है, इनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, जो कि हमारा होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। क्या बोलते हैं? एन। इट मींस इन दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। एक ही कांस्टेंट से ये हमेशा चाहे जहां पे लेके जाओ ना दयाराम वही होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और देख लेते हैं। ये लिखा हुआ तो है ये, ओए ये बड़ा दिक्कत करता है ये। अब और कुछ अगर देखना चाहते हो तो क्या लिखा है, मैं भी थोड़ा देख लूं, और ऑलमोस्ट बता ही दिया है। दिस ओफो मम्मा, इसी लॉ को हम और क्या बोलते हैं? दिस लॉ इज आल्सो नोन एज अ स्नेल्स लॉ। अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफाइन द स्नेल्स लॉ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। और आज क्या जाता है? द कांस्टेंट रिटेन एज 1 to n इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द, हाँ रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है वो देख लो। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब और कुछ इसमें है नहीं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है? द रिफ्रैक्शन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना कि हमारा अगर रेयर टू डेंसर जाएगी, या यूं कह लो कि रेयर टू वाटर में गई, रेयर टू ग्लास गई, तो हमारा उनका रेशियो क्या होगा? तो उसको निकालने के लिए क्या होता है? सिंपल सा, जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। अब इसके लिए अलग अलग हमारी स्पीड होती है, अभी क्वेश्चन दिखा रहे कराते हैं। ठीक है, अब जैसे और इसमें कुछ जैसे हमारा 1 से एक मीडियम से दूसरे में निकालेंगे, और जब हमारा इसी को रिवर्स कर देंगे तो इसी चीज को ऊपर चला जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। अब अगर देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसमें क्या ही बताऊं यार, होता क्या है कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैंने कराया है, आप देखिए होंगे, अगर सॉल्व करोगे तो देखोगे, मैं 1-2 वीडियो डालूंगा उसमें देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या आता है कि बोलता है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन दिस मीडियम टू दिस मीडियम। तो अगर वैसा कुछ निकालने को आता है तो उसका क्या होता है? जब हमारा एक मीडियम से सपोज दैट हमारा रेयर टू डेंसर पूछे, डेंसर टू रेयर पूछे, जिससे जिसमें पूछे तो वैसे उसको उसी के रेशियो में रख के निकालना है। जैसे हमारा 1 से 2 पे पूछ रहा है तो सिंपल सा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट।
ठीक है, और इसके लिए स्पीड अलग अलग गिवन रहती है। और अगर देखना चाहो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर हमारा एयर का और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट निकालना है, तो क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम से हमें निकालना है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट, हमारा आता है बाबू साहब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। लेंस नॉर्मल सा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और जो किसी चीज को देखने में हमारी हेल्प करता है, किसी ऑब्जेक्ट को, नॉर्मल सा है, अगर देखना चाहो तो देख लो सकते हो। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ बीच वन आर बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। देखो स्फेरिकल लेंस वो होता है जिसका एक साइड या तो हमारा कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, या तो एक साइड स्फेरिकल रहेगा, या तो दोनों साइड स्फेरिकल रहेगा, या तो एक साइड स्फेरिकल साथ में एक साइड का प्लेन रहेगा, वो होता है हमारा लेंस। अब हमारे कितने टाइप के लेंस होते हैं, एक हमारा होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स कैसा होता है, बीच में ये क्या होता है, थिकर होता है और साइड में थिनर होता है। देखो अ कॉन्वेक्स लेंस इज वन दैट इज थिकर इन द सेंटर, सेंटर में कैसा है, थोड़ा मोटा है, और साथ में एट एजेस थिनर एट द एजेस, थिनर होता है अपने एजेस पे, कॉर्नर कॉर्नर पे कैसा होता है, अगर देखोगे तो थिकर मतलब बीच में थोड़ा सा यूं, ये कुछ थिकर हो गया, या यूं कह लो कि मोटा हो गया, ये हो गया थिकर और ये हो गया थिनर। तो ये कैसा लेंस है, ये हमारा लेंस हो जाता है कॉन्वेक्स, बीच में मोटा है और साइड में पतला है, तो वो हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, और अगर और इसमें कुछ है क्या, ठीक है, लेंसेस आर क्लासिफाई एज बायोकॉन्वेक्स। अब और उसमें अगर देखना चाहो तो देखो, अगर दोनों साइड से वो बोले तो दोनों साइड स्फेरिकल है, दोनों साइड से सर्कल के टाइप का है, तो वो हो जाता है हमारा डबल कॉन्वेक्स। अगर एक साइड प्लेन है और एक साइड हमारा कैसा है, स्फेरिकल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। और साथ में अगर पे स्फेरिकल है और बीच में प्लेन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, मेनिस्कस मेनिस्कस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, एक तो हो गया हमारा साइड साइड पे पतला है, बीच में मोटा है, तो वो हो गया कॉन्वेक्स। इसी का अपोजिट होता है हमारा कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है, ये साइड साइड पे थोड़ा सा थिकर होता है, ठीक है, ये साइड पे थोड़ा थिकर, ये मोटा होता है और बीच में थोड़ा पतला होता है। तो सिंपल सा, अ कॉनकेव लेंस इज वन दैट इज थिनर इन द सेंटर ऑफ सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। यहाँ पे थोड़ा सा पतला होगा और थिकर होगा, साइड साइड में मोटा होगा, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस। अब और आगे देख ले, अब इसके कुछ जैसे टाइप देख लो, तो बायो कॉनकेव, प्लानो, कॉनकेव, कॉन्वेक्सो और कॉनकेव। अब ये कैसे बनते हैं, ये अगर देखना है तो मुझे बता देना। जैसे होता क्या है, एक हमने कॉनकेव ले लिया, एक उसमें हमने कॉन्वेक्स मिला दिया, तो वो हो जाता है हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्सो। अब ऐसे करके हमारे बनते हैं, अगर और देखना हो तो बता देना, बाकी इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, कुछ बेसिक टर्म्स हो जाते हैं इसमें भी। जैसे अभी हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमारा ये लेंस है, इसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी तक हम लोगों ने जैसे देखा प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ऐसे इसमें भी होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके लिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस, ईच ऑफ दीज सरफेस form a part of sphere. The center of these two sphere are called center of curvature represented by C1 and C2. जैसे suppose that हम कुछ एक हमारा ये एक मीडियम लिया, सॉरी आवाज आ रही कि नहीं, हाँ ठीक है, जैसे हमारा कोई एक जो लेंस होगा, सपोज दैट हमारा ये स्फेरिकल मिरर एक हमने लिया, तो ये एक होता क्या है, ये किसी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होगा, और ये जिसका पार्ट है, सपोज दैट, अरे पहले हमने एक सर्कल देखा था ना, ऐसा सर्कल है, इसमें ये एक मिड पॉइंट है, तो ये इसका सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाता है, इसे बोलते हैं। अब जब हम इसको इतना काट के अलग कर दिए, एक सेकेंड, काट के अलग कैसे करते हैं, जैसे देखो, अगर हमने इस पार्ट को काट के अलग कर दिया, तो हमारा कुछ यूं बना, और इसका अब भी एक इमेजिनरी सेंटर होगा ना, तो जो इमेजिनरी सेंटर था वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो पहले पढ़े वही है। तो सिंपल सा एक लेंस है, वो कैसा होगा, या तो कॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव होगा, और इनका कॉम्बिनेशन, जैसे ये एक इसका कॉम्बिनेशन है,
या तो वो कॉनकेव कॉनकेव का कॉम्बिनेशन होगा या कॉनकेव कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन होगा, और इनका एक दोनों का एक अपना मिड पॉइंट होगा इमेजिनरी, वही क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम C1 और C2 बोलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा C1 और इसके लिए C2। जैसे इस जब से ऐसा देखो सिंपल सा, हमने क्या किया, एक ये मिरर लिया, एक ये लेंस लिया, ये दो पार्ट रहे होंगे तो दोनों को हमने अटैच कर दिया। अब जब दो अटैच किए थे तो देखो इधर वाले का जो है, जो इधर वाला है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, C1 मान लो अगर इसे, और जो ये वाला पार्ट है ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसे हम C2 बोलेंगे। तो कुछ यूं होगा, C1 इसके लिए, C2 इसके लिए, दो हमारे मिरर हैं और दोनों का अपना एक इमेजिनरी मिड पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे हम अभी पहले पढ़े हैं रिफ्लेक्शन में। तो ये हो जाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस तो वही होता है, इमेजिनरी लाइन होता है जिसमें, या यूं कह लो कि एक इमेजिनरी लाइन होता है जो मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए गुजर रही होती है, पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें थोड़ा एक वर्ड नया ऐड हो जाता है कि दोनों के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे ये रखी है तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हो गया, इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जो पास हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बिडू लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल सा इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस इन द टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर तो वही होता है जो सेंटर पॉइंट होता है, ये द सेंटर पॉइंट ऑन ऑफ लेंस, इट्स ऑप्टिकल सेंटर ओ, अ रे लाइट व्हेन पासेस थ्रू ओ रिमेन्स अनडेविएटेड, दैट इज गोट इट गोस स्ट्रेट। अरे बाप रे, इसका एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां से हमारी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है और वो अनडेविएटेड होती है, इसमें और क्या ही बता सकते हैं, और उसमें कुछ खास है नहीं, और क्या बचता है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर एक हमारा मिड पॉइंट होता है लेंस का, यही बताना है और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा अपर्चर। अपर्चर जिधर से रिफ्लेक्शन होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फीयर लेंस। जैसे देखो क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। जैसे हमारा एक लेंस ये था, ये हमारा लेंस है सपोज दैट ये, तो इसका ये डायमीटर जो हो गया, ये हमारा क्या है, अपर्चर है, यहीं से क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, अपर्चर। अब इसमें और कुछ खास मुझे लगता नहीं बताना। अगर और देखना चाहते हो तो फोकस लेंस क्या होती है, तो सिंपल सा, जहां सारी की सारी बीम ऑफ लाइट मिलती हैं, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, जैसे ये सारी की सारी मिल गई, यही हमारा हो गया फोकस, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये सारी की सारी एक आगे मिड पॉइंट में मिलेंगी, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की हो गया। और ये कॉन्केव में क्या करता है, वो डाइवर्ज कर जाती हैं और इनका कहीं इमेजिनरी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे इनका इमेजिनरी बनता है। तो फोकस वो होता है सिंपल सा, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म फोकस। इसका पीपीटी नहीं दिखा भैया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि ये देखो क्या लिख रखा है पीपीटी वाले ने, भाई बहुत ये गलत है। ये यहाँ पे है इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम। बेसिक यहाँ पे 3 रूल होते हैं। पहला रूल जैसे हमारा होता है, एक रे है जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, a ray which is parallel to the principal axis after refraction passes through the principal focus on the other side of the lens in case of a convex lens, or appear to diverge from the principal focus on the same side of the lens in case of कॉन्वेक्स लेंस। जैसे अगर हमारा कॉन्केव लेंस है तो सिंपल सा है, वो उसी फोकल लेंथ के दूसरे साइड पे, सिंपल सा अगर हमारा कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है तो उसमें 2 फोकस लेंस होगी, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, सब चीज 2 होंगी। तो इधर से जब प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उस रे को पास कराया, तो उसके दूसरे साइड पे इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड। ये कहां से पास करेगी, ये दूसरे साइड के फोकस पॉइंट से पास करेगी। अगर हमारा कॉन्वेक्स है, कैसा है कॉन्वेक्स, तो वो कहां से, एक रे है जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल पास हो रही है। जैसे हमारा सपोज दैट ये कुछ एक कॉन्वेक्स लेंस था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, ये हमने यहां से रे पास कराई, तो ये सपोज इधर हमारा F1 हो गया, तो ये दूसरे साइड की F2 से होकर के पास हो जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद। ये होता है हमारा किसके लिए,
कॉन्वेक्स के लिए अगर हमारा कॉन्केव है तो क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। सपोज दैट यहां से हम लोगों ने ये रे पास कराई तो ये क्या करेगी, ये अपर साइड जाएगी, ये अपर साइड, और फिर इसका हम लोग इमेजिनरी पॉइंट पे इसी सेम साइड पे बनाएंगे। जैसे देखो सपोज दैट हमारा ये कैसा लेंस है, ये लेंस है हमारा कॉन्केव। अब हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने ये इसमें से रे पास कराई तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये ऊपर की तरह जाएगी, और उसके बाद हम लोग एक इसका इमेजिनरी पॉइंट बनाएंगे तो ये इसी के सेम साइड पे एक डाइवर्स होती हमको दिखेगी। दूसरा रूल नंबर 2 हो जाता है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। एक रे है जो फोकस पॉइंट से पास हो रही है, तो जब फोकस पॉइंट से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, वो फिर से पैरेलल हो जाएगी। अरे जो रूल हम पहले में पढ़े हैं उसी का बस थोड़ा सा एक कह लो कि नेक्स्ट जनरेशन हम पढ़ रहे हैं। सपोज दैट हमारा कुछ देखो ऐसे समझो, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, सपोज ऐसे देखो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया, हमने यहां से एक रे इसमें पास कराई तो ये रे जैसे इसमें पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करने लगेगी। ठीक है, ये केस किस में हो जाता है, कॉन्वेक्स में। कॉन्केव में क्या हो जाता है, वो डाइवर्ज करेगी, उसका इमेजिनरी पॉइंट बनेगा। सपोज हमने यहां से ये रे को पास कराया, ये इसका फोकस पॉइंट है, तो ये इसका इमेजिनरी पॉइंट है, आना तो इसको इधर से, बट ये डाइवर्ज करके सीधा इसके पैरेलल दूसरे वाले साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऐसे देखो ये हमारा एक कॉन्केव लेंस लिया और हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया, अब इसका हमने फोकस पॉइंट कुछ इधर है, फोकस पॉइंट यूं कुछ था, ये था फोकस पॉइंट इसका, ये था। हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से पास कराएंगे, कोशिश करेंगे कि यहां से जाए और यहां से ये आए, लेकिन ये क्या करेगी, ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कॉन्केव के कंडीशन में, जब हमारी रे कहां से पास कराई जा रही है, फोकस पॉइंट से। थर्ड रूल क्या होता है, देखो नॉर्मल से पास हो चुकी है और यहां फोकस पॉइंट से पास हो रही, कौन सा हमारा पॉइंट बचा है, अब हम लोग उसके जो बेसिकली हमारा उसका पॉइंट है मिड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम कोई रे पास कराते हैं तो वो एज इट इज, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते थे तो वो ऐसे ही चली जाती थी, वैसे ही जब हम ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर इट मींस मिड पॉइंट होता है उस स्फेरिकल मिरर का, तो जब हम यहां से पास कराएंगे तो ये लाइन ऐसी ही एज इट इज होते हुए चली जाएगी, दोनों की दोनों कंडीशन में। ठीक है, इसमें भी और इसमें, कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अजब भाई अजब, और डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इमेज फॉर्मेशन। देखो जब जैसे इमेज फॉर्मेशन किस कंडीशन के लिए, जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, सीधी सी बात है यार, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो फोकस पॉइंट पे बनता था, बस इट में इस टाइप के फोकस, इस पहले वाली फोकस पॉइंट पे ना बन करके दूसरे में बनेगा। देखो इमेज हमारा इंफिनिटी में है, फोकस पॉइंट कहां पे आ गया, सेकंड में, दूसरे फोकस पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, इंफिनिटी में था। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पहले, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f, या बोल लो कि ये हमारा f1 है और ये f2 है, और ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ठीक है, जब हमारा इससे बियॉन्ड मतलब 2f, f1 से पहले हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास पे, तो हमारा कहाँ पे बनेगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो f1 और f2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और f2 के बीच में बनेगा। ठीक है, 2f1 और f1 के बीच में हमारा इमेज का फॉर्मेशन बनेगा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे प्लेस्ड है, सिंपल सा 2f पे है। नेक्स्ट हमारा थर्ड केस में क्या आ जाता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f में रख देंगे, तो जब 2f में रखेंगे तो 2f में ही बनेगा। ये कंडीशन बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता था। फोर्थ कंडीशन में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट इन अगर हम f और 2f के बीच में रख देते थे, f और 2f के बीच में रख देते थे, तो सिंपल से f और 2f के छोड़ करके, जैसे f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखे तो कहां पे बनेगा, बियॉन्ड 2f के उस साइड पे बनेगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा इमेज फॉर्मेशन। और अगर इसमें देखोगे कि f1 पे ही रख दिए तो सिंपल सा f1 पे रखोगे तो इंफिनिटी में बनेगा। और अगर देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो, देखो अगर हम इंफिनिटी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो कहां पे बनेगा, फोकस f2 पे बनेगा उस साइड पे,
अगर हम बियॉन्ड 2f1 रखने हैं मतलब 2f1 के पीछे रख रहे हैं तो f1 और f2 मतलब दूसरी साइड के f2 और f1 और f2 के बीच में बनेगा, कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। इसमें भी सेम रहते हैं 5 में कंडीशन, रियल एंड इन्वर्टेड रहती है, एक में हमारी क्या आ जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाती है। जब हम लोगों ने 2f1 में रख दिया था तो अगले साइड वाले 2f2 में बन जाएगा, और अगर f1 और f2f1 के बीच में हम लोग रख देते हैं, f1 और 2f1 के बीच में रख देते हैं तो 2f1 के पीछे बनता है। ऐसे देखो, ये अगर हम 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो f1 के पीछे बनता है यहाँ पे, ठीक है। अगर और नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अगर f1 पे रखते हैं, अगर f1 में रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है। ये देखो f1 पे रख दिए तो इन्फिनिटी में बन गया। उसके बाद अगर f1 और अगर हम लोग f1 एंड साथ में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोले तो कुछ यूं, ये देखो अगर हम f1 और ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में रखते हैं, अगर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम लोग रखते हैं तो बियॉन्ड 2f1 बनता है, पीछे साइड पे इमेजिनरी पॉइंट बनेगा। हम लोग ऐसे ऐसे ड्रॉ करते लाएंगे और उसके बाद वो बनेगा, जैसे देखो, ठीक है, ये हो जाता है। अब और इसमें कुछ अगर देखना चाहो तो डायग्राम अगर बनाने हो तो मैं 5-5, 10-10 मिनट की एक वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा, इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव में भी दो ही कंडीशन है, सिंपल सी, एक या तो इन्फिनिटी में हम लोग रखेंगे और या तो फिर इन्फिनिटी और ओ बोले तो ऑप्टिकल सेंटर, इस या तो इन्फिनिटी में रखेंगे या तो इन्फिनिटी और ओ के बीच में, इस यहां से और इसके बीच में रखेंगे। तो सिंपल से जब हम इन्फिनिटी में रखेंगे ना, जब इन्फिनिटी में रखेंगे तो कहां पे बनेगा, हमारा फोकस पे बनेगा, f1 पे बन जाएगा। जैसे हमने कॉनकेव के लिए कंडीशन क्या होती है, जब हम इन्फिनिटी में रखे तो सिंपल सा इन्फिनिटी से हमारी रे ऐसे कुछ देखो, सपोज हमारा ये कॉनकेव लेंस है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा 2f1 हो गया, ये हमारी f1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से इमेज आ रही है, रेस आ रही हैं, तो ये क्या करेंगी, ये डाइवर्स करेंगी। अब डाइवर्स करेंगी, ये वाली भी डाइवर्स करेगी, ये वाली भी डाइवर्स करेगी। तो अगर जब हम इनका इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ करेंगे ना, तो कुछ यूं होगा, ये यहां पे आके ये मिल रही हैं ये, और इसका इमेज फॉर्मेशन कहां पे बन रहा है, इन्फिनिटी में है तो f1 पे बन रहा है। ये देखो, अगर हमारा इन्फिनिटी में है तो हमारा ऑब्जेक्ट का फोकस कहां पे बन रहा है, f1 पे बनेगा। एंड साथ में अगर हमारा कहीं पे भी इस मतलब कि फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब 2f1 और o के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वो कहां पे बनेगा, तो सिंपल सा वो f1 और f2 के बीच में इस साइड पे बनेगा। देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नेक्स्ट आ जाता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ओ के बीच में है, इट मींस इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन f1 और o के बीच में ही बनेगा। अगर आप देखो तो एक ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस और यहां से हम एक ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारा यहां पे सपोज दैट हमने मान लिया 2f1 और ये f1। अब अगर हम सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये रे यहाँ पास होगी और उसके बाद ये डाइवर्स कर जाएगी, एंड इसी के साथ में एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरेगी, एंड साथ में एक रे हमारी कुछ यूं होती हुई ये आएगी। तो ये जहां टच कर रही है यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, इन्फिनिटी टू f1 ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ही बनेगा। ये देखो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ ऑब्जेक्ट प्लेस है तो कहां पे बनेगा, f1 और o के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, इतना याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, इसमें का मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाता है, जब हमारा लेंस फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें निगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि इसमें जो लेते हैं दूसरी साइड लेते हैं। देखो, द लेंस फॉर्मूला और लेंस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंस और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज, ठीक है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला यही तो डिफाइन करता है, यही तो तुमको बताया अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। दिस लेंस फॉर्मूला वर्क्स फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेस, दोनों के लिए ये वर्क करता है।
साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है वो तुमको अपने अकॉर्डिंग यूज करना है कि किस साइड पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो देखेंगे। अब अगर और देखना है थिंग्स टू, अगर और देखना है तो क्या ही देख सकते हो, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसका सिंपल सा हाइट ऑफ द मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन मींस होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, पहले ही बता दिया है। तो सिंपल सा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बस हो गया। अब इसके बाद और अगर इसमें कुछ और आता है तो इट इज आल्सो रिलेटेड टू यू एंड वी। तो सिंपल सा अगर यू और वी के टर्म में लिखना चाहो तो यू अपॉन वी माइनस 2 भी करके लिख सकते हो। जबकि हमारा यम क्या है, कंडीशन क्या होगी, यम की वैल्यू जो आ रही है अगर वो 1 से ज्यादा आ रही है तो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। अगर यम की वैल्यू 1 की इक्वल आ रही है तो सेम साइज में रहेगी। अगर यम लेस देन 1 आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर यम की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए तो समझ लेना कि इमेज मैग्नीफाइड मतलब बड़ी हो गई है, और यम की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो नो चेंज है, और यम की वैल्यू छोटी आ जाए 1 से तो समझ जाना कि इमेज छोटी करके दिखाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होती है सिंपल सा, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसका और एसआई यूनिट होती है डायोप्टर होती है। तो अगर कोई पूछे कि पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करते हैं तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज अ पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। और अगर इसका फॉर्मूला लिखने पे आओगे तो सिंपल सा है P इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि ये होता ही है, क्योंकि ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। बस हो गया इतना। नेक्स्ट हमारा और देखोगे तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। सिंपल सी अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉनकेव की कैसी होती है, निगेटिव होती है। इसकी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन सेवरल थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट विद वन अनदर द पावर और द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द algebraic sum of the powers of the individual lenses। सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे लेंसेज का पार्ट लेकर के ऐड करेंगे तो उनकी पावर एक प्रॉपर सेवरल लेंस के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसी के पार्ट है। सिंपल सी बात है। ये हो जाता है हमारा चैप्टर। आई होप चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई गलती हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। और अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत चीजें अपने अकॉर्डिंग देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 1-2 दिन के अंदर सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं धीरे धीरे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।